हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी? आई होप जिन लोगों ने भी एनटीपीसी 2024 का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है वो अपने तैयारी को पूरी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और जो लोग अभी भी नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी त्योहारों के रंग में रंगे हुए हैं। हालांकि मेजर फेस्टिवल्स जो भी हैं आपके, दीपावली हो गया, छठ हो गया, दशहरा, ये सब काफ़ी पहले बीत चुके हैं। लेकिन जो आपके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होने वाला है वो आपका सिलेक्शन। वही तो है जो आपका सबसे बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक अच्छा लाइफ जो है कि एंजॉय कर सकते हो। ओवरऑल कुल मिला जुला करके देखा जाए तो जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होंगी आपकी लाइफ में, जैसे मान चलो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो गई, फिर इसका अपने फाइनेंशियल फैमिली में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उसमें आप अपना रोल प्ले कर पाओगे। आप फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट बनोगे, है ना? तो वही होगा आपके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल। और उस फेस्टिवल तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा प्रक्रिया होता है जिसे हम एग्ज़ाम कहते हैं, है ना? उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में ही आप उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पाते हो। तो जो भी लोग इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रिपरेशन में मैं भी अपना एक छोटा सा योगदान देना चाहता हूँ। ठीक है? एक छोटा सा मेरा योगदान है, लेकिन आप इस छोटे से योगदान को, हमारे इस छोटे से योगदान को आप अपने लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। आप चाहो तो इसे अ, समझ करके, जो भी वीडियोज़ हैं हमारे, उनको उनको वॉच करके, जो भी बताए जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके अपने लाइफ में, अपने इस एग्ज़ाम में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हो इससे। तो आप हमारे जो भी वीडियोज़ हैं इनको वॉच करें। और हम एक सीरीज़ ला रहे हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स का। ये मिक्स प्रैक्टिस होगा बिल्कुल प्रीवियस ईयर का, जो अभी 2019 पूछा गया है। 2019 में कई चरणों में हमारा एग्ज़ाम हुआ था, कई सारे चरणों में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसी में जो भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो भी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चन को हम एक जगह कंपाइल करेंगे और डिफरेंट लेक्चर्स में हम उन सबको जो कि सॉल्व करेंगे। ओके? तो ये बिल्कुल हमारे इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इसके बाद में भी दूसरा, तीसरा, बाकी लेक्चर्स हमारे आते रहेंगे। अभी हम मिक्स प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अपकमिंग डेज़ में हम क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज़ भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। जैसे कि परसेंटेज हमने उठा लिया, टाइम एंड वर्क उठा लिया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस उठा लिया, मेंसुरेशन उठा लिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, ये सारी चीज़ें हम टॉपिक वाइज़ उठा रहे हैं और वहाँ पर चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारा बिल्कुल पहला लेक्चर है यह। और तो आप इस वीडियो को वॉच करें और इसमें जो भी सॉल्यूशन बताए गए हैं उनको आप अच्छे तरीके से देखें। ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा बिल्कुल पहला सवाल, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री का। हमें दिया गया है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4। देन द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा। इसकी वैल्यू में पूछेगा कि 1 + tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा कितना होगा यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो एंड कॉस थीटा बराबर 5/4 हो। तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारी एक्चुअली क्या होती हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री जो भी हमारा होता है वो एक्चुअली ट्राइंगल के लिए होता है। ट्राइंगल के लिए होता है। ए बी सी, हम लेट से कह लेते हैं कि एक हमारा ट्राइंगल है। ठीक है? और इसमें हम ये एंगल कर लेते हैं कि ये हमारा एंगल कितना रहा होगा, थीटा रहा होगा। सामान्यतः थीटा मानते हैं, एक्चुअली हम इसको अल्फा बीटा गामा जो मर्जी वो मान सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम इसको हम थीटा कहते हैं क्योंकि थीटा कहने में आसानी होती है। इसके सामने वाला जो साइड होता है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है? जो 90 के सामने साइड होता है, जो 90 डिग्री के सामने साइड होता है वो हमारा होता है हाइपोटेनस। और जो बच गया उसको हम कहते हैं बेस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी का जस्ट इनवर्स, टेन का जो इनवर्स होता है, टेन का बिल्कुल इनवर्स, वो हमारा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का बिल्कुल जो इनवर्स होता है वो हमारा होता है सेक थीटा। सेक थीटा। और वो हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस। और साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो हमारा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। एंड दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास। साइन, कॉस टेन, कॉट,
सेक एंड कोसेक। ठीक है, इसमें हमारा टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा, अगर एक आप क्या करोगे, साइन थीटा से कॉस थीटा को आप डिवाइड करोगे। साइन को जब भी आप कॉस से डिवाइड करोगे तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस क्या हमारा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा बचेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा टेन के इक्वल नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेन थीटा जो इज इक्वल टू होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉट थीटा, जो कॉट थीटा हमारा होता है, अब कॉस को क्या करो, साइन से डिवाइड करो। कॉस को जब भी आप साइन से डिवाइड करोगे तो आप नोटिस करो कि यहाँ से डिवाइड करके हम दिखा देते हैं आपको कि कॉस को आप साइन से डिवाइड करो तो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो हमारा होगा, कॉस थीटा हमारा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस को डिवाइड करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट होगा, बचेगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हमारा क्या है, अब देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो हमारा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा कॉट थीटा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है कॉट थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट कॉट थीटा। तो टेन थीटा एंड कॉट थीटा बेसिकली हमारा इस क्वेश्चन में यही वाला सिंपली यूज़ करने वाले हैं, हम इसी चीज़ का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, बस इसी चीज़ का पहले हम साइन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू पता कर लेते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू पता कर लेते हैं, और फिर उसी चीज़ को उठा करके वही वैल्यू हम इस वाले जो फंक्शन में दे रखा है इसी चीज़ में उठा करके इसको पुटअप कर देंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसको हम पुटअप करते हैं सिंपली, एंड पता करते हैं पहले टेन थीटा हमारा कितना होता है। तो ये बताओ टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक्चुअली यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ये पी अपॉन बी तो होता ही है, हमें एक्चुअली यहाँ पर लिखना था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, एंड कॉट इज इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन। टेन का वैल्यू कितना होता है, साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा हमारा कितना दे रखा है, 3/4, एंड कॉस का वैल्यू में दे रखा है 5/4। 4 से 4 डिवाइड हुआ इज इक्वल टू हमारा बचेगा 3/5। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 3/5। और इसी का हम इन्वर्स कर देंगे, बिल्कुल इन्वर्स। देखो कॉस कॉट थीटा जो होता है ना वो कॉस अपॉन साइन होता है, टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, मीन्स कॉस हमारा ऊपर चला गया एंड साइन हमारा नीचे आ गया। तो टेन एंड कॉट एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल इन्वर्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे क्या हैं, इन्वर्स हैं। तो हम इसी चीज़ को जैसे इन्वर्स करेंगे, 3/5 को हम अगर हम 5/3 कर दें तो वही हमारा कितना, किसका वैल्यू हो जाएगा, वही हमारा कॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो कॉट थीटा जो हमारा निकल कर आने वाला है वो हमारा आने वाला है 5/3। ठीक है, हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, यानी टेन एंड कॉट को अब बस इसी फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसी व्यंजन में उठा करके इसको हम पुटअप कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पुटअप करो, 1 + tan थीटा, टेन कितना वैल्यू हमारा फाइंड आउट हुआ है, 3/5, एंड अपॉन कॉट, 1 - कॉट का वैल्यू कितना है, 5/3। सिंप्लीफाई करो, 5 × 1 = 5 + 3 यानी 5 + 3 अपॉन ये हमारा होगा 5, एंड अपॉन 3 - 5/3, एंड ये हमारा हो जाएगा 5 और 3 8/5, और बटे 3 में से 5 को माइनस करोगे तो माइनस का 2/3। सिंप्लीफाई करो, 8/5, और ये गुना हो जाता है, ये जैसे हम डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन को इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ये गुना हो जाता है, 3 हमारा ऊपर चला जाता है और 2 हमारा डिनोमिनेटर के साथ में, 3 अंश के साथ में और 2 हर के साथ में, मीन्स माइनस का 3/2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, हमारा ये हो जाएगा माइनस का 12/5, और ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। माइनस का 12/5 हमारा क्या है, आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन हमको समझ में, आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ के तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल, दे रखा है कि -20³ + 13³ + 7³ कितना होगा। इसको सॉल्व करने के एक्चुअली दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि आप इसको सिंपली क्यूब कर दें, -20 जो है इसका क्यूब कर दें, 13 का क्यूब करें, 7 का क्यूब करें, इन तीनों को जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस माइनस उसके साथ में आप सॉल्व कर दें। जैसे -20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब करोगे तो 8000, और साथ में माइनस साइन है तो माइनस का माइनस रहेगा। 13 का क्यूब कितना होता है, 2197, और 7 का क्यूब कितना है, होता है 343। इन दोनों को ऐड करोगे, जो भी आएगा उसमें से 8000 को माइनस करोगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा।
एक्चुअली एग्जामिनर हमसे ये नहीं चाहता कि आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि अगर एग्जामिनर ये चाहता कि आप इस तरीके से सॉल्व करो तो वो इन नंबर्स का 20, 13 एंड 7 इन तीनों का सम जीरो कभी नहीं देता। नहीं समझ में आया? चलो बताते हैं क्या होता है। एक्चुअली हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट होता है। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर तीन नंबर का सम करने पर ज़ीरो हमें प्राप्त होता है तो ऐसे में हमारा एक रिजल्ट होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। ये हमारा एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर देखो क्या है कि ए का वैल्यू है -20, बी का वैल्यू है +13 एंड सी का वैल्यू है 7। इन तीनों को सिंप्लीफाई करो कितना होगा? 13 और 7 20। और यहाँ पर भी कितना हमारा माइनस का 20। ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि ये हमारा माइनस प्लस है तो जीरो हो जाएगा। तो ए बी और सी तीनों नंबर का सम जो हमारा आ रहा है वो 20 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्यूब यानी हमारा -20 का क्यूब प्लस का 13 क्यूब और प्लस का 7 क्यूब, ये कितना होगा? 3 इंटू -20 इंटू 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 दूना के 6 माइनस का 60 और इंटू 13 × 7 = 91 बराबर -6 कम 6 = 54 और ये हमारा होगा लास्ट में जीरो। कितना होगा? 5460। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5460। -5460 क्योंकि माइनस निशान पीछे है। देखो इस मेथड पे ना, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इस पर कई सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। इसका वो यूज़ आगे बहुत ज़्यादा होता है। एग्जामिनर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। ना सिर्फ इसमें बल्कि एसएससी में हो गया, रेलवे में तो पूछता है बहुत ज़्यादा। एसएससी में बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन पूछता है। फिर पुलिस में हो गया, जहाँ पर भी वनडे एग्ज़ाम है और वहाँ पर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन एंड नंबर सिस्टम, तो वहाँ पर जो है कि इस पर क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को आप याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। और आप ये बताओ कि सामान्यतः हम ऐसे नंबर्स दे रखे हैं जिनका क्यूब करना काफ़ी आसान था, लेकिन जहाँ पर क्यूब करना डिफिकल्ट होता है फिर हमें याद ही नहीं होता, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी लेंदी खींचे जाता है ना। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को आप याद रखें, इस पर और भी आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हम हमें दिया है, यदि ए क्यूब प्लस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 625, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ए प्लस बी बराबर 5, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है? इसका मान हमें पूछा गया है। ठीक है। अब जिनको फॉर्मूले सारे के सारे याद हैं उनके लिए यह क्वेश्चन बिल्कुल कुछ नहीं है, चाय कम पानी है। ओके। लेकिन जिनको फॉर्मूले याद नहीं हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट भी है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले एक्चुअली इसमें यूज़ किए गए हैं। देखो, पहला हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा पहला यहाँ पर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है तुम सबको? लिखो मेरे साथ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना है? ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा पहला फॉर्मूला होता है। ठीक है। जब माइनस का यूज होता है तो हम प्लस वाला भी देख लेते हैं। ये पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हालांकि ये प्लस वाला जो है ना, इस फॉर्मूले का भी यहाँ पर यूज़ नहीं है। मैंने यहाँ पर सिर्फ लिख दिया है ताकि अब आ गया तो इसको याद कर लो तुम, क्योंकि इस पर भी आगे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। प्लस माइनस दो फॉर्मूला है और दोनों का एक्सप्रेशन बनता है, क्वेश्चन इस पर पूछते हैं। अगला हम देख लेते हैं फार्मूला जो यूज़ होने वाला है, वो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी। ये दोनों, पहला फार्मूला हमारा ये हो गया और दूसरा फार्मूला हमारा ये हो गया। इन्हीं दोनों फार्मूले के हमारे यहाँ पर यूज़ हैं। ठीक है। तो देखो, हम लिखते हैं जो जो चीज़ें दे रखी हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 625। फार्मूला एक्सपेंड करो इसका, ए माइनस बी एंड इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। ए माइनस बी का अगर वैल्यू में पता चल जाए एनी हाउ, तो क्या हम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता कर सकते हैं? जो भी आएगा ए माइनस बी का वैल्यू, उसे से 625 में हम भाग दे देंगे तो हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता चल सकता है। अब ए माइनस बी का वैल्यू में हमें पता करना है कैसे होगा, तो वो यहाँ से होगा। देखो, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 25। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो था ना, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 25। ये चीज़ हो गया। ए प्लस बी का वैल्यू में दे रखा क्या? हाँ, ए प्लस बी का वैल्यू में दे रखा, क्योंकि देखो हमें यहीं से ए माइनस बी का वैल्यू पता होगा, एंड ए प्लस बी का वैल्यू में कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है 5, वो हमें 5 यहाँ पर दिया है। तो हम यहाँ करते हैं, ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू ए माइनस बी बराबर 25। ए माइनस बी कितना हो जाएगा? ए माइनस बी हमारा आसानी से हो जाएगा 5 एकम 5 पचवा 25, कितना हो जाएगा 5। ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया 5, और यही ए माइनस बी का वैल्यू 5 हम क्या करेंगे, उठाकर यहाँ पर पुटअप करते हैं। पुटअप करो, 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी एंड प्लस का बी स्क्वायर बराबर 625। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा 5 एकम 5, ये होगा 5 एकम 5, 5 दूना 10 एंड 50 25 125, 125 हमारा हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 125। तो देख रहे हो, अगर हमें फार्मूला याद है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें फार्मूला याद नहीं है तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ नहीं करना है? तो ये सिंपली हमारा प्रैक्टिस पर सब डिपेंड करता है। अगर आपने फार्मूला सारे के सारे याद हैं और क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएगा, आपको देख कर ही समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला यहाँ पर एक्सपेंड होगा, ये फार्मूला यहाँ पर एक्सपेंड होगा, ये हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, ये हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। मेन रोल है फार्मूला याद होने का, ठीक है? तो फार्मूला आप बिल्कुल याद करो, अपने नोटबुक में इसको राइट करो और इसको प्रॉपरली रिवाइज करो, ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या करा कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। एक क्लब है, वहाँ पर जो महिलाएं हैं और फिर पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष हैं। तो कह रहा है कि महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। कितना है? 3:2। मतलब 3 अगर महिलाएं हैं तो 2 कितना है? पुरुष हैं। फिर कह रहा है कि हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई। 300 महिलाएं क्या करी? क्लब में हमारी आ गई। 300 महिलाएं और क्लब में आकर जुड़ गई। तो क्या कह रहा है कि शामिल हुई और अनुपात 5:2 आते हैं। जब 300 महिलाएं इसमें जुड़ गई ना, तब जो नया अनुपात निकल कर आता है वो हो जाता है हमारा 5:2। कितना हो जाता है? 5:2। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या हो गई, ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, अब क्या होगी, यानी कि बाद में 300 जब महिलाएं इसमें क्लब में आ गई, तो उसके बाद में बताना कि क्लब में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन देखो, पहला रेशियो दे रखा है, फाइनल रेशियो दे रखा है, और इसमें दे रखा है चेंज, कि कितना चेंज हुआ। पहले रेशियो था, कुछ था, उसमें कुछ चेंज हुआ और फिर बाद में रेशियो दे रखा है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसमें हमें रिजल्ट ये दिख रहा है कि देखो, इसमें जो पुरुषों की संख्या है वो कितना है? 2 पहले भी था, 2 अब भी है। और सवाल में भी तो हमें ये दिख रहा है ना कि पुरुषों की संख्या में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जो भी आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आई हैं। पुरुष कोई नया आया क्या? कोई भी पुरुष नया इसमें नहीं आया है। तो पुरुषों की संख्या पहले भी 2 थी, अब भी 2 है। तो ये तो काम हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया। अगर लेट से यही बराबर नहीं होता, ये हमारे पास कुछ और था, लेट से 1 होता और ये 2 होता, तब हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। कुछ भी डिफिकल्ट वो नहीं होता। फिर वो बताते हैं वो कैसे हम करेंगे। यहाँ पर देखो कितना बदलाव हुआ है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बदलाव कितना हुआ है, 2। 2 यूनिट बढ़ गई हैं महिलाएं, 2 यूनिट बढ़ गई हैं। लेकिन एक्चुअल जो नंबर बढ़ा है वो नंबर बढ़ा है 300, है ना? तो ये 2 का वैल्यू ही 300 है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 का वैल्यू है वही हमारा कितना है, 300 है। जो 2 का वैल्यू है वही हमारा कितना है, 300 है। तो ये तब 1 का वैल्यू कितना होगा? 2 का वैल्यू 300, तो 1 का वैल्यू 150 होगा। बिल्कुल, 1 का वैल्यू कितना होगा, 300 बटा 2, यानी कि कितना होगा, 150। 150 रुपया देगा। हेरा फेरी वाला, वही वाला। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 150। और बदलाव होने के बाद में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 5। बदलाव होने के बाद में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है, 5। तो बस हमें यही 5 का वैल्यू बता देना कि 5 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 150, तो 5 का वैल्यू कितना, 5 इंटू 150, जो कि हो जाएगा 750। कितना होगा, 750, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है? 750 इज और प्रॉपर आंसर। अगर पूछ देता हमसे कि ये बताओ पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी, बाद में तो हमारे पास 750 हो गया, पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो हम क्या करते हैं, सिंपली पहले तो तीन रहा होगा ना, 3। हम 3 का वैल्यू बता देते हैं। पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या में 2 नजर आ रही है, हम 2 बता देते हैं कि 2 का वैल्यू कितना होगा, राइट? ओके।
अब एक जो मैं बतला रहा हूँ कि ये कभी अगर मान चलो कि अलग अलग दिया होता, ये दो दो ये तो बराबर हमें दिया है, लेकिन ये अलग अलग होता, लेट से हमारा कुछ और होता। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक सवाल लिख रहा हूँ कि वीमेन एंड मेन का जो रेशियो रहा होता 3:2 रहा होता। वीमेन एंड मेन का रेशियो जो रहा होता 3:2 रहा होता। और साथ में हाल ही महिलाएं शामिल, 200 महिलाएं शामिल, लेट से हमारे कहते हैं कि 200 महिलाएं, 300 महिलाएं, जो भी हम कह सकते हैं वो शामिल हुई, हम कहते हैं 200 महिलाएं शामिल हुई। और अब जो नया रेशियो निकल कर आया वो हमारा रेशियो निकल कर आया 5:3। कितना निकल कर आया? 5:3। अब देखो यहाँ पर क्या है कि नंबर तो सिर्फ और सिर्फ वीमेन का बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो है ना, ये 2 है और ये 3, यानी कि इसे तुम्हें बराबर करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाद में पुरुष पहले थे जितने, और बाद में भी उतने ही मेन थे, मेन के नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। तो हमें इसे इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करोगे इसे? हम क्या करते हैं, इस पूरे रेशियो में ना, ये जो पूरा रेशियो है, ये पूरा रेशियो, इसको यहाँ के यानी कि ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो पूरा रेशियो है इस वाले नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ रहे हो? तो आप देखो कितना हुआ, 3 3 जा 9, 3 गुना के 6, 2 × 5 = 10, और ये भी हो जाएगा 3 गुना के 6। अब देखो ये विमेन है, ये मेन है, और इनमें नंबर का एक्सचेंज बदलाव कितना है, वो है 200। अब हमारा फिर से मेन हो गया सेम, देखो फिर से हमारे हमने क्या किया, जो मेन का नंबर है उसको बराबर किया, वो हमने बना दिया 6। और इसमें चेंज कितना है, ये हमारा चेंज है 1 यूनिट, और इसी एक का वैल्यू हमारे पास कितना है, 200। एक का वैल्यू कितना है, 200। एक का वैल्यू कितना है, 200। तो बताओ पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 = 1800। 9 × 2 = 1800 पहले महिलाओं की संख्या थी। बाद में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई? तो 10 × 200, जो कि हो जाएगा 2000। और पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो वो हो जाएगा हमारा 6। 6 × 200, जो कि होगा हमारा 1200। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें और भी कई सारे वेरिएशंस आते हैं, जैसे कि मेन के नंबर में भी चेंज होता है, वीमेन के नंबर में चेंज हो जाता है, कुछ महिलाएं शामिल हो गई, कुछ पुरुष भाग गए छोड़ करके। इस तरह के भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को आप ये समझो, याद रखो, ठीक है? इसको आप फिर से रिवाइज करो। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये हमसे कह रहा है कि √54 इंटू √125 अपॉन √24 इंटू √45 का मान क्या होगा? है ना, काफ़ी आसान सा सवाल है ये भी। कैसे होगा देखो, एक बात ध्यान रखो कि अलग अलग अगर रूट में दे रखा है, जैसे √a इंटू √b, ये हमें अलग अलग दे रखा है, तो हम इसको एक ही साथ में अंडर रूट में ले जा सकते हैं। √a एंड इंटू √b, एक ही साथ हम अंडर रूट में इसको लेकर जा सकते हैं, ये सही है। इन द सेम वे, अगर √a डिवाइड बाई √b अलग अलग अंडर रूट में है, डिवाइड इस तरह से है, तो भी इसको हम एक ही साथ एक ही अंडर रूट में लेकर जा सकते हैं, a डिवाइड बाई b, ऐसे भी हम कर सकते हैं। बट अगर ऐसा दे रखा हो √a प्लस √b, तो इसको ऐसा मत कर देना कि इसको √a प्लस b कर देना, ये गलत है। ठीक है, अलग अलग अंडर रूट में हो, उनके बीच का साइन प्लस हो, तो हम एक ही साथ इसको नहीं ले जा सकते। उसी तरह से अगर माइनस भी होता √a माइनस √b, तो ये भी √a माइनस b के इक्वल नहीं है। अब कुछ लोग यही गलती कर देते हैं और ये हमारा उनका आंसर गलत आता है। मल्टीप्लाई है तो हम इसको एक साथ लेकर जा सकते हैं, डिवाइड है तो हम एक साथ इसको अंडर रूट में लेकर जा सकते हैं, लेकिन प्लस है तो हम नहीं ले जा सकते, एंड माइनस भी है तो इसको हम एक साथ अंडर रूट में नहीं ले जा सकते। ओके, तो सिंप्लीफाई करो, ये जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा है इसका वैल्यू कितना होगा? देखो, √54 √54 इंटू √125 अपॉन √24 एंड इंटू √45, ये में दे रखा है। तो मल्टीप्लाई तो हम एक ही साथ अंडर रूट में लेकर जा सकते हैं, और डिवाइड भी तो हम एक ही साथ अंडर रूट में लेकर जा सकते हैं, ये वाला चीज़। मल्टीप्लाई एक ही साथ, डिवाइड एक ही साथ। तो ये मल्टीप्लाई है और बाकी सब के सब क्या है, डिवाइड। ये √24 हो गया, इंटू √45 हो गया, ये दोनों डिवाइड में है, हम एक ही साथ इसको लेकर जा सकते हैं। तो हमने एक ही साथ अंडर रूट में लिखा 54 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 24 एंड इंटू 45, ये चीज़ हमने लिख दिया। ओके, सिंप्लीफाई करो इसे। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। ओके, और 6 × 6 6 × 4 = 24। ओके, 5 × 5 = 25, ये 25 हो जाएगा। हमारे पास अंडर रूट बचा कितना, कट पिट के कुल 25
बटे 4 हमारे पास ये बच के आया सिंपली। ओके, आगे बढ़ाओ। ये 5 है, 5 का अंडर अंडर रूट में 5 है, इसका तो वैल्यू जानते हो ना कितना होगा, 25 का 5 होता है 25 है। 25 यहाँ पर इसको फैक्टोराइज करोगे, फैक्टोराइज तो 5 कम 25 और फिर 5 कम 5। ये 5 दो बार आया है तो दो काम एक बार बाहर लेकर जाते हैं, यानी कि अंडर रूट देखो 5 गुना 5 अगर जब है, और उसी तरह से नीचे वाला 4 जो है ना इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 4। तो ये दो पाँच एक साथ बाहर आते हैं, और ये दो दो एक साथ बाहर आएंगे जो कि हमारा 5/2 होगा, और ये हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा 2.5। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा 2.5 इज अवर आंसर। एक बात और नोटिस करना कि जैसे मैंने ये बता दिया कि अंडर रूट एक ही साथ हम अंदर लेकर जा सकते हैं, तो ये पावर भी सेम होना चाहिए। जो ये सर है ना, ये करड़ी, इसका भी पावर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो कि हमारा अंडर रूट ए है एंड इनटू क्यूब रूट ऑफ बी है, तो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं कि अंडर रूट ए इंटू बी कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर कुछ हम कलाकारी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 हम कर रहे हैं या फिर 3 कर रहे हैं, ऐसे मत करना, ये चीज़ गलत हो जाएगा। दोनों के जो पावर हैं, सर्ड के जो पावर है अंडर रूट हो गया, ये पावर क्यूब, ये क्यूब रूट हो गया, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी जाकर हम एक ही साथ उसको अंदर ले आते हैं। लेकिन लेट्स से यहीं पर हमारा क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ ए एंड इंटू क्यूब रूट ऑफ बी होता, तो इसको हम लिख सकते थे क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी, हम ये लिख सकते थे, और वैसे यहाँ पर भी हमारा हो जाता, ठीक है। पावर भी सेम होना चाहिए एंड मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होना चाहिए, तो हम उसको एक ही साथ में अंडर रूट लेकर जा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका आंसर फाइनली कितना होगा, 2.5। 2.5 इज और आंसर। शैल वी गो अहेड। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है हरीश के मासिक वेतन ₹45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है, शेष वेतन की वह बचत करता है, बचत की राशि कितनी है। पहले हम क्या करते हैं, 2/6, ये देखो, ये में 2/6 दिखा हुआ है, 2/6 दिख रहा है, एग्जाम में भी ऐसे पूछा गया था 2/6। लेकिन 2/6 तो हमारे पास है, हम फ्रैक्शन को एक्चुअली क्या करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जो भी फ्रैक्शन होते हैं, जैसे मान चलो कि हमने लिख दिया 4/6, तो 4/6 ये हालांकि सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी कि इनको और भी ज़्यादा डिवाइड न किया जा सके। तो 2 × 4 2 × 6, ये 2/3 जो हमारा होगा, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। और वैसे हमें यहाँ पर भी करना है, ये हमारा 2 है ऊपर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कितना है, 6 है। तो हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं ना, 2 × 2 2 × 3 6, ये एक्चुअली 1/3 ही दिया है, 1/3 ये दिया है, 1/3 ये भी दिया हुआ है। तो क्या करा है, हरीश एजुकेशन पर क्या करता है कि 1/3 खर्चा करता है, 1/3 खर्चा करता है, 1/3 यानी कि जो भी उसका इनकम है मासिक वेतन, उसका 1/3 1/3 भाग वो खर्चा कर देता है, किस पर, एजुकेशन पर। फिर दूसरा हमसे कह रहा है कि फूड एंड अदर एक्सपेंसेस जो है वो भी हमारा कितना करता है, 1/3, वो भी हमारा कितना करता है, 1/3। तो ये बताओ उसका टोटल खर्चा कितना रहा होगा, टोटल एक्सपेंस कितना रहा होगा। हम तुमसे ये पूछे कि बताओ टोटल एक्सपेंस कितना रहा होगा उसका, तो क्या जवाब दोगे, ये तो बहुत ही आसान है ना। टोटल एक्सपेंस उसका रहा होगा, उसने जो एजुकेशन पर खर्चा किया होगा, साथ में जो फूड एंड अदर चीज़ों पर खर्चा किया होगा, इन दोनों का हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1/3 एंड प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3, दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, 3 दोनों का सेम है तो कितना होगा, एक और एक, 2/3। इतना वो टोटल खर्चा कर देता है, 2/3 अपने टोटल इनकम का वो खर्चा करता है। तो सेविंग कितना किया रहा होगा वो, जो सेविंग उसने किया रहा होगा वो रहा होगा 1 जो सेविंग उसने किया रहा होगा वो होगा हमारा 1 - 2/3, 1 - 2/3। 1 क्यों, क्योंकि जो फ्रैक्शन में कंप्लीट वैल्यू होता है वो हमारा होता है 1। फ्रैक्शन में जो कंप्लीट वैल्यू हमारा होता है वो होता है हमारा 1। और इसीलिए एक जो हमारा वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू है, यानी जो टोटल उसकी इनकम है वो 1 है, 1 यूनिट, एक नहीं बल्कि 1 यूनिट, और उसमें से 2/3 यूनिट हमें माइनस करना है। तो हमारा कितना होगा यहाँ से, 3 × 1 = 3 -2 यानी कि 1/3। 1/3 वो क्या करता है, सेविंग करता है, किसका, 45,000 का। ये जो टोटल इनकम उसका है उसका 1/3 वो सेविंग करता है। तो 45,000 तो वो खर्च कर 45,000 उसकी इनकम है, और उसका 1/3 वो सेव कर लेता है, दैट इज 15,000। 3 × 3 15 × 3 = 45, तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये वो क्या करता है, सेव कर पाता है। गेटिंग पॉइंट। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़े हम। ओके, लेट्स गो अहेड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7।
तो चलो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी अब सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा एसआई का सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट क्या करा हमसे, ₹3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज ₹680 है, ब्याज की दर क्या है। जो जो चीज़ें मैं दे रखी हैं वो हम लिखते हैं। रुपीज़ मान चलो कि 3400 रुपये है, एक पर्सन है उसके पास 3400 रुपये है। कितना है, 3400 रुपये है। वो क्या करता है, 4 वर्ष का, टाइम कितना है, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स उसके पास 4 साल का समय है। और उसे जो ब्याज मिलता है ना, साधारण ब्याज, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, एसआई हम इंडिकेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वो हमें दे रखा है कितना, 680 रुपये। कितना है, 680 रुपये, देखो कितना है, 680 रुपये, 680 रुपये। तो बताना है रेट कितना होगा, दर कितना होगा। ठीक है, यानी किस रेट पर 3400 रुपये 4 साल में 680 रुपये का ब्याज देगा। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें पी जो है ना हमारा पी, ये हमारा प्रिंसिपल मूलधन, PRINCIPL, प्रिंसिपल मूलधन, क्या हमारा मूलधन। मूलधन मतलब जो अमाउंट आपने बैंक में जमा किया है या फिर किसी को उधार दिया है या फिर लिया है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है, आर बताते हैं भी क्या है हमारा, दूसरा है टी। टी स्टैंड्स फॉर समय, टाइम। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या फिर 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जो भी हो। ठीक है, वो हमारा टाइम हो गया, समय। तीसरा हमारा आर, रेट। क्या हमारा आर, रेट, किस रेट पर आपने जमा किया हुआ है। ठीक है, तो देखो मान के चलो कि 1,000 रुपये तुमने बैंक में जमा किया। 1,000 रुपये बैंक में जमा किया और बैंक तुमसे ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि 8% वार्षिक तौर पे आपको ब्याज हम देंगे। इसका मतलब क्या हो कि 1 साल का 8%, 8% कितना होगा, 8% और गुणा 1 साल के लिए, जितने साल के लिए उतना हम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल के लिए जमा किया वो हम यहाँ पर लिख देंगे टाइम। 1,000 रुपये इंटू 8% का मतलब 8/100 एंड इंटू 1 साल के लिए। तो बस ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल आउट हुआ और ये हमारा रहेगा 8 × 80। मतलब 1,000 रुपये अगर अब 8% के रेट पर 1 साल के लिए जमा करते हैं तो आपको 80 रुपये मिलेंगे। ये 2 साल के लिए होता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 साल के लिए होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही चीज़ है। मतलब हर 100 रुपये पर कितना रुपए आपको बैंक वापस करती है, उसी को हम कहते हैं रेट। ठीक है, वो तो हो गया 100 रुपये की बात। लेकिन 1,000 रुपये हो, जरूरी थोड़ी कि आप 100 रुपये ही जमा करो, हर 100 रुपये पर कितना जमा कर रहे हो आप। अगर आप 1,000 रुपये जमा करो, 5,000, 10,000, या फिर कुछ और भी हो सकता है, 5,500, 1 लाख, 2 लाख, जो भी हो, तो हर 100 रुपये पर कितना होगा, 100 रुपये पर कितना होता है, इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि 100 रुपये पर आपको 8% दे रही है। ठीक है, 100 रुपये पर आपको 8 रुपये दे रही है। तो ये बताओ 1,000 रुपये पर कितने देगी, 1,000 रुपये पर कितने देगी। तो यहाँ पर देखो क्या होना है ना कि यहाँ पर 10 से हमने मल्टीप्लाई किया है तभी तो ये 10 आया है, इसका 10 गुना आया है, हमें तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 × 10 जो होगा 80 रुपये, यहाँ से भी वही चीज़ आता है। ओके, तो वही चीज़ है। एसआई कितना में दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 680, 680 बराबर पी हमारा कितना है, 3400 रुपये, इंटू आर हमें पता करना है, इंटू टी हमारा कितना है, 4 साल, और बटे 100, PRT बटे 100। ये डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल आउट होगा। ओके, 34 के 34, 34 दूना 68, जीरो, 4 × 4, 4 × 5 = 20। आर मतलब रेट हमारा जो होगा वो होगा 5%, और ये हमारा क्या है, आंसर है, 5% इज अवर आंसर। मतलब 5% पर एनम पर दिया होगा कि 3400 रुपये पर 4 साल पर 680 रुपये का ब्याज मिलेगा। हमें हमारे इंटरेस्ट पर दो तरीके के सवाल होते हैं, एक पहला सिंपल इंटरेस्ट पर होता है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट पर होता है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल आगे आएगा तो हम देखेंगे, फिलहाल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमने देख लिया। सिंपल सा फार्मूला याद रखो, कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ये नहीं था कि बिना फार्मूला के और भी उसमें हम और भी सारे लॉजिक्स यूज़ करें। हम यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आसानी से फार्मूले से सॉल्व हो सकता है उसको और भी तरीके से देखना बेवकूफ़ी है, शायद बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी नहीं है कि हम और भी कई सारे मेथड यूज़ करें। ओके, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा।
आयत हम देखते हैं क्या होता है पहले। आयत एक चतुर्भुजाकार आकृति होती है, जैसे मान चलो कि ये हमारा हो गया ए लाइक दिस, ये हमारा हो गया आयत। इसको सीधा बनाते हैं, रुको। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पहले करते हैं सीधा। ये हमने कह लिया एक आयत है। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन अपना चला रहे हो, मोबाइल फ़ोन का जो आपका स्क्रीन है वो एक आयताकार है। जिस कमरे में आप बैठे हो, आई होप वो कमरा भी आयताकार ही होगा। ट्रायंगुलर कमरे में आप नहीं बैठे होगे, या फिर सर्कुलर कमरे में आप नहीं बैठे होगे, आप वो भी आयताकार कमरे में बैठे होगे। ओके। फिर इसके बाद में जो स्क्रीन पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी क्या है, आयताकार है। विंडो का जो मेरे सिस्टम का जो ये स्क्रीन है वो भी आयताकार है। ये इसमें हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री हर एक एंगल होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऑल आर 90 डिग्री। ये जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं लेंथ। जो लंबा वाला होता है, जो बड़ा साइड होता है, उसी को हम सामान्य तौर पे लेंथ बोलते हैं। ओके। जो दूसरा वाला साइड है दैट इज आवर ब्रेथ, और चौड़ाई। लेंथ के सामने वाला भी लेंथ, ये दोनों एक्चुअली इक्वल होते हैं। और ब्रेथ के सामने वाला भी ब्रेथ, ये भी एक्चुअली इक्वल होते हैं। ओके। ये चार साइड होते हैं किसी भी आयत में, और सारे के सारे एंगल भी 90 डिग्री होते हैं। और एक हमारा होता है डायगोनल। देखो मैं यहाँ पर डायगोनल भी ड्रा कर देता हूँ। ये हमारा होता है डायगोनल। दो डायगोनल्स भी होते हैं, एक पहला डायगोनल ये हमारा होता है, और दूसरा डायगोनल हमारा ये होता है, ए दिस वन। इनका भी लेंथ हमें पूछा जा सकता है क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जो बेसिक फार्मूला इसके हैं पहले वो हम फार्मूला राइट कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं। पहला हमारा हो गया इसका एरिया। एरिया पूछा था कि एरिया इसका क्या होगा। तो एरिया होता है सिंपली लेंथ एंड इनटू ब्रेथ, लंबाई इनटू चौड़ाई। लेंथ एंड इनटू ब्रेथ, इसका हो गया एरिया। दूसरा इसका पूछा था पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब ये होता है कि यहाँ से आप खड़े हुए, और यहाँ से आप इसके बाउंड्री पर चलना शुरू करो, ए लाइक दिस। यहाँ पर आप ऐसे आए, फिर यहाँ पर आप ऐसे आए, यहाँ पर आप ऐसे आए, और यहाँ पर आप ऐसे आए। तो ये बताओ आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, उसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है। कोई भी आपका शेप हो सकता है कि सर्कुलर हो, ये लाइक दिस सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, कोई भी हो, उसके पूरे बाउंड्री का जो लेंथ होता है ना, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। और सर्कल के रेफरेंस में पेरीमीटर होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कल के केस में उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, अदरवाइज इसको पेरीमीटर भी हम बोल सकते हैं। एक ट्रायंगल हो गया, इसका भी कंप्लीट आपने बाउंड्री कवर कर दिया, वो हमारा हो गया पेरीमीटर। कोई भी शेप एंड साइज आप ले सकते हो। ये आपने हमने ले लिया पेंटागन, पंचभुजन में ले लिया। यहाँ से आप चले लाइक दिस, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारा हो गया पेरीमीटर। ठीक है। तो आप ये बताओ, जब आप कवर करोगे यहाँ से चलना शुरू करोगे, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखो तो दो बार लंबाई कवर कर रहे हो, दो बार आप चौड़ाई कवर कर रहे हो, यानी कि 2L प्लस 2B। इसमें से आप 2 कॉमन कर लो तो क्या उतना, क्या हमारा हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ इंटू प्लस ब्रेथ, ये हमारा हो जाएगा क्या, पेरीमीटर। ओके। तीसरा हमसे हमें जानकारी चाहिए डायगोनल का। इसका डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल कितना होता है, ये हमारा हो गया डायगोनल। दिस इज आवर डायगोनल। दोनों लंबाई, दोनों दोनों डायगोनल हैं, उनकी लंबाई कितनी होती है, सेम होती है। दोनों डायगोनल की लंबाई सेम होती है। और वो लंबाई होती कितनी है, तो आप यहाँ से ये वाला ट्रायंगल देख सकते हो, ये वाला ट्रायंगल, ये लाइक दिस वन, ये वाला ट्रायंगल। मैं इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, ए बी सी, नेमिंग करते हैं हम इसका। ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। और इसका ये जो, हम इस ट्रायंगल में ये वाला देखें, ए बी सी ट्रायंगल में देखें, तो ये हमारा 90 डिग्री है। और 90 के सामने वाला ये हमारा बनेगा हाइपोटेनस। एंड हाइपोटेनस का लेंथ क्या होता है, अंडर रूट L² अपॉन प्लस अंडर रूट L² प्लस B², अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखो ना ये चीज़, यहाँ पर देखो ट्रायंगल, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ABC। ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का लेंथ कैसे निकालोगे, होता तो ना पाइथागोरन थ्योरम, H² प्लस P² प्लस का B²। वही चीज़ हमें करना तो है कि H² मतलब ये हमारा डायगोनल हो गया D, तो D² इज इक्वल टू अंडर रूट L², जो कि हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर B है, और ये हमारा L है। P की जगह पर हमने कर दिया L। ओके। एंड B की जगह पर हमने कर दिया ये L। परपेंडिकुलर की जगह पर हमने कर दिया, ये हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह पर हमने कर दिया L। ओके, कोई बात नहीं है।
दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर एंड बेस तो दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। मेन पॉइंट ये होता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं। जैसे कि क्या करो कि इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दो, ए बी सी अगर वैसे रहता, ये 90 डिग्री होता, तो ये हम बेस करते अगर ये हमारा एंगल होता, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो इसके रेफरेंस में ये हमारा परपेंडिकुलर होता और ये हमारा बेस होता। ये वाला हम एंगल लेंगे तो इसके रेफरेंस में ये वाला हमारा बेस होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला हमारा बेस होगा। दोनों एक इंटरचेंज करते रहते हैं। मेन पॉइंट ये है कि हमें कौन सा एंगल लेना है। ओके, तो हमने क्या करना है, सिंपली परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने ये वाला एंगल ले लिया तो इसके रेफरेंस में ये हो गया परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। बेस हमारा कितना है, वो हमारा है एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एंड डी इज इक्वल टू फाइनली हमारा निकल कर आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन मीन्स लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये हमारा हो गया डायगोनल। ओके, तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया वो हम अब देखते हैं कि हमने हमें दिया गया और हमें से क्या पूछा गया है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। जो लंबाई ना, लंबाई लंबाई वो चौड़ाई से दोगुनी है। चौड़ाई हम कहते हैं बी रहा होगा, लंबाई उसका एल एल रहा होगा, तो लंबाई इसके चौड़ाई की दोगुनी है। ओके, दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि आयत का परिमाप और आयत का परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़, 2 टाइम्स एल प्लस बी, 2 टाइम्स एल प्लस बी, जो परिमाप है वो हमारा देखा है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, जैसे इसने सेंटीमीटर में दे दिया तो कैलकुलेशन करने पर जो भी चीज़ें आएंगी हमारी वो सारी सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ही होंगी, लेकिन जो एरिया होगा हमारा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। दिखाते हैं भी कैसे। ये 2 × 2 2, ये हमारा हो जाएगा 24। लेंथ प्लस ब्रिथ जो होगा, लेंथ प्लस ब्रिथ वो हमारा होगा 24 सेंटीमीटर। अब यही एल का वैल्यू उठा करके ना हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। एल का वैल्यू कितना है, 2b। हम क्या करते हैं यहाँ पर 2b प्लस बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। 2b और 1b कितना होगा, 3b बराबर 24 सेंटीमीटर। और यहाँ से 3 × 3 3/24। बी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। अब यही बी हम उठा करके क्या करते हैं, यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 2 × 8 सेंटीमीटर, जो कि होगा 8×16 सेंटीमीटर, 8×16 सेंटीमीटर। लेंथ हमारा हो गया 16 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका पूछा हमसे एरिया, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स 16 × 8 बराबर 16/128 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया जब भी आता है वो स्क्वायर यूनिट में आता है। एरिया जब भी आएगा वो किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में आएगा। मतलब ये है कि देखो, लेंथ का 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ का भी 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होगा तो वो भी हमारा हो जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर। वही चीज़ हमारा है कि 128 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये हमारा हो गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो हमसे पूछा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2400 के 1200 में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। देखो, 2400 के 12% में हमें क्या ऐड करना चाहिए, हमें क्या ऐड करना चाहिए कि जो हमारा आंसर आए वो 5400 के 18% के इक्वल हो जाए। ओके, तो सिंपलीफाई कर लो, कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 2400 के 12%, 12% यानी 12/100, और ये जगह 5400 का 18% यानी 18/100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगा और ये भी हमारा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट होगा। जो बच गया 24 × 12 बच गया, तो 12×4 = 48 को 8 से लगा 4, 12×9 = 24, 4 28, कितना हो गया, 288, 288 हो गया हमारा। और इसी में हमें कुछ ऐड करना है ताकि इसके इक्वल हो जाए। तो 18×4 72 को 2 से लगा 7, 18×5 = 90, 90 और 7 97, ये चीज़ हमारा हो गया। बस अब इसमें से हमें इसको 972 में से 288 को माइनस कर लेना है। तो 972 में से 288 को माइनस करो, 972 माइनस 288, कितना होगा हमारा, 12 में से 8 गया 4, और हमने जैसे 4 देखा हमारा आगे बढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट 4 है, और वही हमारा हो जाएगा आंसर। माइनस करके देख सकते हो तो वह 684 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है बर्ड मास का। क्वेश्चन नंबर 10 बर्ड मास का है।
क्या दे रखा है, 6/5 ऑफ 1/3 प्लस 2/4 माइनस 5/6 ऑफ 3/10 प्लस 12/20 माइनस 1/6 का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो फ्रैक्शन होता है उसका सिंपलेस्ट वैल्यू में एक्चुअली हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद में हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख करके, जैसे देखो यहाँ पर क्या है, इसका बेस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, ये कितना 1/2 हो गया हमारा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारा 12/20 दे रखा है। हम क्या करते करते हैं इसको, ये 4 से भी कट जाएगा, 12 4 से भी कटेगा और ये भी 4 से कट जाएगा। ये काटोगे ना तो 4 × 25 ये 5 हो जाएगा और ये 10 है। जब हम एक ही साथ में ऐड करते हैं तो अक्सर जिसका भी बेस सेम होता है उसको ऐड करने में आसानी होती है, जिसका बेस सेम होता है उसको माइनस करने में माइनस करने में आसानी होती है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको हम क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 10। अब देखो दोनों का बेस सेम है, हालांकि इसको मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन जैसे सिंप्लीफाई करोगे 3/10 और प्लस ये 3/5 हो जाएगा। 2 से और सिंप्लीफाई करोगे तो 2×3 = 6, 2×5 = 10, ये 5 हो जाएगा। तो हमें इसको थोड़ा सा टिपिकल, वो भी बिल्कुल नहीं होगा, मैंने ये नहीं करा कि वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी आसानी है। बेस सेम हो गया तो काफ़ी आसानी है। और फिर माइनस का 1/6, माइनस का 1/6 तुम्हारे पास है, ये है माइनस करने के लिए। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है कि बोर्ड मास पहले हम लिख लेते हैं कि बोर्ड मास एक्चुअली क्या है, BOD बोर्ड मास। बी मतलब ब्रैकेट, पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर हमें 6/5 ऑफ 1/3 प्लस 1/2 हो गया, माइनस का 5/6 ऑफ 3/10 प्लस का 6/10 माइनस 1/6, ये चीज़ दे रखा है ना। तो हमें क्या इसमें किस चीज़ को हम पहले सॉल्व करेंगे, किस चीज़ को हम बाद में सॉल्व करेंगे, यही चीज़ हमें देखना होता है बॉडमास में एक्चुअली। इस तरह से जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो तो हमें बॉडमास रूल को अप्लाई करना होता है। पहले ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, फिर इसका उन्हें जो हमारे पास ऑफ होता है, ऑफ ऑफ हम उसको सॉल्व करते हैं। फिर इसका उन्हें जो डिवीज़न होता है, डिवीज़न हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। फिर इसका उन्हें मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हम करते हैं। फिर इसका में एडिशन हम करते हैं, फिर इसका हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, हमें इसी सीक्वेंस को बिल्कुल फॉलो करना है। ओके, तो करो, यहाँ पर देखो कितना हुआ, 6/5 ऑफ 1/3 प्लस 2/4, 1/3 1/2 हमारा हो जाएगा, ये चीज़ हमारा है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 प्लस 1/2 कितना हुआ, 1/3 प्लस 1/2। सिंप्लीफाई करोगे तो इन दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6, ये हमारा 2 होगा प्लस 3 होगा, 5/6 कितना होगा, 5/6 कितना हो गया, 5/6। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो कहाँ गया यार कर्सर, कर्सर यहाँ पर छुप गया जाके, कहाँ छुप गया, बाहर निकल। ये चीज़, ये हो गया हमारा 6/5 एंड इंटू 5/6, जो हमने ब्रैकेट को ऑफ किया है। ब्रैकेट को जो हमने सिंप्लीफाई किया, ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई एक्चुअली होता है। लेकिन हमें पहले इसी को सॉल्व करना है, पहले बाकी वाला मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले हमें इसी मल्टीप्लाई करना है। फिर इसका हो गया माइनस का 5/6 एंड ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, फिर हमारा 3/10 प्लस 6/10, इन दोनों का बेस सेम है, तो कितना होगा, 9/10 होगा, 6×3 9/10 हो जाएगा एंड माइनस का 1/6। ठीक है, ये हमारा 6/5 इंटू 5/6, 5 से 5 कैसे कटेगा, 6 से 6 कटेगा, कितना हो जाएगा हमारे पास एक माइनस। यहाँ पर देखो 5 × 5 5 दूना के 10, 3 × 3 = 9, 3 दूना के 6, यहाँ पर कितना होगा 3/4, 3/4 और माइनस का हमारे पास कितना है, ये 1/6 तो हमारे पास है, ये है। फिर हमें जो माइनस वाले हैं ना उनको एक ही साथ करना है, फिर जो होगा होगा हमारा वन में से उसको माइनस कर देना है। या फिर हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि इन सबका एलसीएम लेकर एक ही साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी हमारा बात बराबर ही होगा। ये हमारा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और ये हो जाएगा 6×9 = 12, ये हमारा होगा 12 - 11/12 और यहाँ से हमारा 12 - 11 होगा 1/12 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/12 इज आवर आंसर, 1/12 इज आवर आंसर। गेटिंग गॉट द क्वेश्चन। पहले हमें ब्रैकेट को तोड़ना है, फिर ऑफ हो गया, पहले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट के भीतर जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑपरेशंस हैं, उनको पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट के भीतर ये वाला ऑपरेशन था हमारे पास, 1/3 प्लस 1/2, हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया।
इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहीं पर छोड़ दिया। फिर माइनस का 5/6 ऑफ है, हमने ब्रैकेट के भीतर ये वाला जो चीज़ है इसको सिंप्लीफाई किया, यहीं पर छोड़ दिया। फिर माइनस का 1/6, ठीक है। फिर ब्रैकेट का काम खत्म। अब हम ऑफ वाले पर आएंगे, ऑफ वाले ऑपरेशन पर आएंगे। 6/5 गुणा ये जो हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ा था उसे मैंने सॉल्व कर लिया ऑफ के साथ में। माइनस का 5/6 ऑफ, यहाँ पर जो हमने सिंप्लीफाई किया था उसके साथ में किया, फिर माइनस 1/6। फिर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन थे प्लस माइनस वाला उनको हमने किया। समझ रहे हो? तो चलो हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या करा कि द यूनिट डिजिट इन 4 × 38 × 764 × 1256 क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट हमें बताना है कि 4 ई एम ने पूरा पूरा मल्टीप्लाई किया, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमें वही चीज़ बताना है। ओके, तो यूनिट डिजिट में हमें क्या करना होता है कि पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 4 को हम 38 से मल्टीप्लाई किए, फिर जो आएगा रिजल्ट उसको 764 से मल्टीप्लाई किए, फिर जो रिजल्ट आया उसको हमने 1256 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया, और ऐसे हम करके जो कि अपना आंसर ला रहे हैं। ऐसे नहीं करना हमें। ओके, हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के साथ में ही काम करना है। 4 का 8 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 4/32। देखो मैं बतलाता हूँ, 4 का 8 में मल्टीप्लाई कितना करो कितना होगा, 4/32, 2 बचेगा। ओके, अब 2 का अगले के साथ में मल्टीप्लाई करो, अगले के यूनिट डिजिट के साथ में। 2 चौका, यहाँ पर मिले 2 चौका 8, 8 आ गया, ठीक है, छोड़ दो। अब 8 का अगला जो यूनिट डिजिट है उसके साथ में मल्टीप्लाई करो, 8×6 = 48, कितना होगा 8। मतलब यूनिट डिजिट जो हमारा निकल कर आएगा वो हमारा होगा 8। समझ रहे हो बात को? हमें ऐसा नहीं कि सबको मल्टीप्लाई करना, नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट जो हैं उन्हीं के साथ में हमें कैलकुलेशन करना है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसे करना है, और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया, 4 का 8 में मल्टीप्लाई किया, 4/32, 2 आया, 2 चौक का 8, 8 आया, फिर 8×6 = 48, 8 आया। 48 तो था यहाँ पर, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लिया और वही हमारा हो गया आंसर, जो कि यूनिट डिजिट हमसे पूछा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया था। एक रस्सी है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रस्सी हमारे पास में है, ये हमारा हो गया एक रस्सी। ओके, अलग अलग 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हमारे पास ये हो गया, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया था। पहला भाग पूरी भाग का 1/5 है, यानी कि जो पहला भाग ये वाला जो है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग पहला, ये पूरे भाग का, यानी कि जो पूरा हमारा रस्सी है, ध्यान से देखो, ये जो हमारा पूरा रस्सी है इसका 1/5 भाग है। ओके, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। ये जो भाग है ना दूसरा भाग ये वाला, ये पहले भाग का 3/2 है। तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है, जो तीसरा भाग ये वाला, ये हमें बताना है कि इस पूरे रस्सी का कितना अंश है या फिर कितना भाग है, ये चीज़ हमें बताना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो 1/5 पहला भाग हो गया, मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर 1/5 लिखता हूँ। हम क्या करते हैं, ये जो पहला भाग है, ये हमारा पहला भाग कितना है, 1/5। दूसरा भाग कितना है, 3/2। किसका, इसका, 1/5 का 3/2। और ये वाला वैल्यू में बताना है कितना होगा, ये वाला जो है ये पूरे का कितना भाग है। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं कि ये जो दोनों बेस हैं, देखो 5 और 2, 5 2 दोनों बेस हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं या फिर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। यहाँ पर जो कि को प्राइम्स हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम होगा, लेकिन हम सामान्य तौर पर इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना होगा, 5 गुना के 10। ये जो पूरा रस्सी का लेंथ है ना, पूरा रस्सी का लेंथ, इसे हम कह लेते हैं कि हमारा रहा होगा 10 यूनिट। कितना रहा होगा, 10। अब ये बताओ कि ये वाला जो हमसे कह रहा है, ये वाला, ये 1/5, ये पूरे भाग का यानी पूरा जो रस्सी है उसका कितना भाग है, 1/5 है। तो बताओ 10 का 1/5 कितना होगा, 10 का 1/5 होगा 2, यानी कि ये जो रस्सी रहा होगा ये 2 सेंटीमीटर का रहा होगा या फिर 2 यूनिट का रहा होगा। ठीक है, अब जो दूसरा भाग है ये वाला, ये जो भाग है दूसरा ये वाला, ये हमसे कह रहा है कि पहले भाग का यानी कि जो पहला भाग है ना 2, इसका 3/2 है, यानी 2 का 3/2 है, कितना होगा, 3 यूनिट। यानी कि ये जो हमारा लेंथ निकल कर आया, ये वाला रस्सी का लेंथ, ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये बताओ, ये 2 है, ये 3 है, जबकि पूरा कितना है, 10 है। तो 3 2 5 ये हो गया, तो जाहिर सी बात है 5 ये रहा होगा। 5 हमारा कितना होगा, ये जो बच गया, ये जो हमसे पूछा गया है, ये रस्सी का लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, 5 यूनिट होगा। तो हमसे ये पूछा है कि ये वाला जो रस्सी है, ये पूरे रस्सी का कितना भाग है। तो ये बताओ, ये वाला कितना भाग होगा, 5 है, और टोटल है 10 का। तो कितना होगा हमारा आंसर, 1/2। और ये हमारा क्या है आंसर,
1/2 इज अवर राइट आंसर। ओके, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस रस्सी पहले था, डायग्राम के माध्यम से इसको 3 भाग में डिवाइड कर लिया। पहला भाग हमारा टोटल का 1/5 था, दूसरा जो पहले का 1/5 है, और तीसरा हमें बताना है कि टोटल रस्सी का कितना भाग है। ओके, तो हमने क्या किया, पूरे रस्सी को 10 यूनिट मान लिया। 10 यूनिट क्यों मान लिया, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाता। ओके, हम इसको और भी कुछ मान सकते थे, हम इसको 1 यूनिट मान सकते थे, पूरे रस्सी का जो लेंथ है उसको हम 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, हम जो मर्जी वो मान लें, जो मर्जी हम वो मान लें। लेकिन हमने इसको जब इसका एलसीएम लेकर माना तो हमने ये देखो कि सारी की सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से हो गई। हमारा फ्रैक्शन कुछ भी नहीं बना, हमारा कोई भी पॉइंट डेसिमल नहीं बना, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन आसानी से सिंप्लीफाई हो गया। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। 13वां सवाल हमारे पास में है, देखते हैं क्या करा हमसे। कह रहा है कि 5 sin 14 डिग्री इंटू 6 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री का मान क्या है। हमसे ये पूछा गया, लिखते हैं हम इसको। देखो, क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री हमारा एक्चुअली क्यों वीक होता है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। आपने क्लास 9 में, 10 में, 11 में, 12 में जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, उन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री एनी हाउ पढ़ा होगा। क्लास 9 से शुरू हो जाता है, 9 हो गया, 10 हो गया, क्लास 9 से ही ये लगभग शुरू हो जाता है। 10 में जाकर वो ठीक ठाक मिल जाता है, फिर 11 12 में तो और भी अच्छे लेवल हो जाते हैं उसके। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, तमाम जो है कि उसमें इक्वेशंस सिंप्लीफाई करना हो गया, ठीक है, आइडेंटिटीज हो गया, ये सारी सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। लेकिन हमारे जो इसमें पूछा था, जो वनडे कंपटीशंस में पूछा था, वनडे एग्जाम्स में, वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते जितना हम इसको समझते हैं। और इसमें क्या है एक चीज़, कि हम जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गया, बेसिक आइडेंटिटीज हो गया, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, इस तरह से जो आइडेंटिटीज हैं उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते, और इसीलिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी वीक होती है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर एंगल को कैसे कन्वर्ट हम करते हैं, ये सब चीज़ें हम ध्यान नहीं दे रहे होते, इसलिए हमें काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। जबकि इन सब चीज़ों को ध्यान दो तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो भी है इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, और ये हमारा देखो क्या दे रखा है, साइन 14, साइन 14 1/4, हमें साइन 14 हो गया। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखो, देखो मैंने अगले स्लाइड में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी ले रखा है, ये चीज़, ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको भी हम बताते हैं। जो भी एंगल हमें पता करना होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का, वो एक्चुअली इन्हीं 10 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया एंड 90 हो गया, इन्हीं चारों कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 5, इन्हीं पांचों एंगल के चारों तरफ घूमता है। जैसे मान चलो साइन 135, हमें हमेशा वही चीज़ वैल्यू पूछेगा जो इस टेबल से किस एनी हाउ मिल जाए। जैसे साइन 135 का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो 90 में 30 और 45 हम ऐड करेंगे तो पता हमें चल सकता है कि 135 कितना होगा। अब तुमसे ये नहीं पूछेगा साइन 158 का वैल्यू कितना होगा, साइन 158 कितना होगा, ये तुमसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि साइन 158 किसी भी एंगल को कंबाइन करोगे एनी हाउ, तो 158 नहीं बनेगा। ओके, लेकिन दो एंगल को कंबाइन करो और कोई तीसरा एंगल बन जाए, तो हमसे वैल्यू पूछा जा सकता है। जैसे कि मान चलो 30 में 40 जोड़ 45 जोड़ दो, तो 75 हो जाएगा, साइन 75 हो गया। या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 75 वैल्यू कितना होगा। ओके, 45 में से 30 माइनस कर दो, 45 में से 30 माइनस करो 15 होगा, साइन 15 कितना होगा, कॉस 15 कितना होगा, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हमें दे रखा है, हमें साइन 14 डिग्री दे रखा है, साइन 14 1/4। तो कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसको ऐड करोगे या फिर माइनस करोगे तो साइन 14 का हो गया, या फिर तुम्हारा 676 हो गया, कॉट 15 तो बन सकता है, हमारा कॉट 75 भी बन सकता है, ये दोनों भी हमारे बन सकते हैं। अगर कॉट 15 का वैल्यू पता करना हो, कॉट 75 का वैल्यू पता करना हो, तो ये वैल्यू हम पता कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ हमारे पास एंगल का ऐसा कन्वर्जन होता है जिनको हम कन्वर्ट करके काफ़ी आसानी से जो है कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछा जाएगा, ऐसा थोड़ी कि एग्जाम में तुमसे क्या करेगा, कॉट 15 का वैल्यू पता करवाएगा, कॉट 75 का वैल्यू पता करवाएगा कि पहले ये चीज़ें पता करो, फिर उसको उसमें पुटअप करके सिंप्लीफाई करो, ऐसा नहीं पूछेगा एग्जामिनर, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा वो। ओके, वैसे क्वेश्चन में पूछे आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो वन लाइनर होगा।
जैसे मान चलो सिर्फ सिर्फ तुमसे पूछते कॉट कॉट 75 का वैल्यू कितना होगा ये बताओ। कॉट 10 15 का कितना होगा, साइन 15 का कितना होगा, तुम्हारा कोसेक 135 का वैल्यू कितना होगा। इस तरह से सिर्फ एक ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो देखो हमारे पास साइन 14 हो गया, 676 हो गया, कॉट 75 एंड कॉट 75, कॉट 15, कॉट 75 प्लस 2 10 45। देखो 10 45 का वैल्यू तो हमें आसानी से मिल सकता है। 10 45 ये हमारे पास हो गया 10 और ये होगा 45, ये वाला चीज़ 10 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ओके। तो एग्जामिनर एक्चुअली किसी न किसी तरह से इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल का कन्वर्जन है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उन्हीं चीज़ों को इसमें यूज़ करना चाहता है, और यहाँ पर ये हमारा काम आता है, ये वाला सेक्शन हमारा काम में आता है। ठीक है। तो देखो क्या इसमें चीज़ है, हम क्या करते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो हमारे पास होता है कॉस थीटा। मतलब क्या है ना कि देखो मैं कह लेता हूँ कि थीटा का वैल्यू हमारे पास, लेट्स हम कहते हैं थीटा का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, साइन कितना है 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 30। तो ये बताओ 90 में से 30 माइनस करके कितना कितना होगा, 60। मतलब साइन 60 का जो वैल्यू होगा, साइन 60 का जो वैल्यू होगा वही हमारे पास कॉस 30 का वैल्यू होगा। थीटा के ऊपर हमने 30 तो लिखा है ना, साइन 60 का जो वैल्यू होगा वही कॉस 30 का वैल्यू होगा। देखो है कि नहीं है, साइन 60 का जो वैल्यू होगा, साइन 60 का जो वैल्यू होगा वही हमारा कॉस 30 का वैल्यू होगा, वही हमारा कॉस 30 का वैल्यू होगा। बात समझ रहे हो। तो ये इस तरह से चीज़ हम एंगल को कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री हमारे पास बनता है। ओके। तो इन्हीं सब चीज़ों का हमें यूज़ करना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। गेटिंग में पॉइंट, ये हमारा कोसेक लिखा हुआ है, COSEC हमारा एक्चुअली कोसेक है, ये हमारा कोसेक है। ठीक है। कोसेक थीटा हमारे पास ये भी है एंड कोसेक थीटा हमारे पास ये भी है। ओके। तो चलो हम क्या करते हैं ना, अब इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना है। जो हमें दे रखा है, पहले हम इसको फिर से यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, 5 sin 14 डिग्री एंड इंटू सेक 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री एंड इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री। ओके। देखो 5 हम लिख लेते हैं, साइन 14 एंड 676, हमें इन्हीं दोनों का कुछ ऑपरेशन करना है ताकि वो चीज़ें मैच करें। ठीक है। फिर साथ में एक चीज़ और समझ लो कि जो साइन थीटा होता है ना, साइन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, इसको हम 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को 1 हम cosec लिख सकते हैं। मैंने वहाँ पर बताया था कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर परहैप्स दूसरा था वो, है ना। पहला क्वेश्चन नंबर पहला रहा होगा वो। ठीक है, पहला था क्वेश्चन कि मैंने बताया था कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल इन्वर्स होते हैं। तो साइन थीटा को हम 1/cosec थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं। कोसेक थीटा, देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, हम ये भी लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं। वैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू हम 1 हम ये भी लिख सकते हैं। अरे सिंपली क्या है ना कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वही चीज़ है। ओके। उसी तरह से जो सेक थीटा है, सेक थीटा, इसको हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, और साथ में cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। बात समझ आ रही है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो हम tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, और साथ में cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 भी हम लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को, हम ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ये क्या है ना, एक दूसरे के बिल्कुल इन्वर्स है। अब एक बात ये ध्यान रखना कि ये इन्वर्स है, दो चीज़ें ध्यान रखना। हम साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये मत करना कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos, ऐसे करना नहीं। वो एक्चुअली एंगल का कन्वर्जन है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम 1/cosec लिखें, 1/cosec थीटा लिखें, 1/cosec 14 हम लिख सकते हैं, एंगल नहीं बदलेगा। लेकिन इसको हम cos 76 भी लिख सकते हैं, cos 76 भी हम इसको लिख सकते हैं, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। ओके। तो ये देखो
हमारे पास साइन 14 डिग्री है। कितना है? साइन 14 डिग्री। देखो हम क्या करते हैं, साइन 14 डिग्री, साइन 14 डिग्री, ये चीज़ हमारा हो गया साइन 14 डिग्री। हम इसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला, ये वाला जो है ना, ये हम इसका यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। जो साइन 14 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बताओ। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 एंड माइनस 76, 90 माइनस 76, ये हम इरेज करते हैं जरा। 90 माइनस 76 हम ये लिख सकते हैं। ये 676, 676 ये तो हमारे पास अभी है ही, प्लस 3 कॉट 15, जो कॉट 15 है, कॉट 15 इसको हम लिख सकते हैं 10, रुको एक सेकेंड, इसको हम लिख पाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 कॉट 15 डिग्री जो है इसको हम लिखेंगे कॉट 90 माइनस 75 एंड इंटू कॉट 75 तुम्हारे पास है ही, ये वाला कॉट 75, ये वाला हमने ये जो है ना इसको यहाँ पर ये लिखा है कॉट 90 माइनस 75 एंड प्लस ये हमारा आगे वाला 2 10 से 45, 2 10 45 डिग्री तो हमारे पास है ही। ओके, देखो हमने क्या कहना है, 5 हम लिख लेते हैं। ये जो साइन 14 डिग्री है, साइन 14, ये 14 को क्या लिख सकते हो तुम, 14 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 76 भी तो कर सकते हो ना, 90 माइनस 76। हमें ऐसे इसको चेंज करना होता है ताकि कुछ चीज़ें कटें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम 14 डिग्री 76 का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो वाला जो होता है इसमें हर एक एंगल का वैल्यू होता है, साइन साइन 1 2 3 4, उसका हम यूज़ तो यहाँ पर करने वाले नहीं है। और एग्जामिनर ऐसा थोड़ी कि तुमको जो किस तरह से चीट देकर भेजेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लो भैया इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लगा करके जो कि वैल्यू पुट करके आंसर निकालो, वो एग्जामिनर भी उतना नहीं चाहेगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाएंगे, बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें पता चला एक कैलकुलेटर भी ले जाने के लिए अलाउ करना पड़ेगा एग्जामिनर को, लो भैया कैलकुलेटर ले करके भी उसमें मतलब अपना तुम कैलकुलेशन बैठ के किया करना, वो चीज़ नहीं पूछेगा एग्जामिनर। तो साइन 14 को मैंने क्या किया, जो ये 14 है इसी को मैंने चेंज किया है कि 90 माइनस 76 कर दिया हमने। ये 90 माइनस 76, 90 में से 76 को माइनस करोगे तो हमारा 14 आ जाएगा आराम से, है ना। तो ये देखो हमारा साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 हो गया एंड माइनस थीटा, थीटा हमारा कितना है 76, यहाँ पर आ जाओ। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब इसको मैं साइन 90 माइनस 76 को हम लिख सकते हैं कॉस 76, कॉस 76। ओके, और ये जो हमारा है सेक 76 इसको हम रहने देते हैं सेक 76 डिग्री, प्लस 3 कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट ये 15 जो है ना कॉट 15, ये कॉट हमारे पास कॉट यहाँ पर जिंदाबाद है, और 15 को हमने लिखा है 90 माइनस 75, 90 ये 15 को हमने लिखा है 90 माइनस 75, 90 में से 75 को माइनस करोगे तो 15 हमारा आ जाएगा। सॉरी, ये बता कॉट 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस 90 माइनस 75, यहाँ पर देखो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा यानी टेन 75, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन हमारे कितने पास है, टेन हमारे यहाँ पर कितना है 75 डिग्री, टेन 75 डिग्री, फिर इंटू कॉट 75 हमारा जिंदाबाद, ये वाला जिंदाबाद, ये वाला कॉट 75 ये हमारा, इसको हमने चेंज किया तो हमने यहाँ पर ये लिखा से कॉट 75, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये हमारा कॉट ये वाला है, फिर प्लस में ये हमारा 2 टेन 45 ये तो हमारे पास अभी है। ओके, आगे बढ़ाओ इसको, 5 हम रहने देते हैं। ये कॉस 76 इंटू सेक 76, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ पर देखो मैंने बताया था तुमको कि कॉ ये जो हमारा सेक थीटा होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर उसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ है ना, उसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, वो हमारे पास कितना होगा 1 होगा, 5 इंटू 1, फिर प्लस यहाँ पर हम 3 रहने देते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, कितना होगा 1 होगा। यहाँ पर वही चीज़ है, टेन कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10, हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, हम इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ क्या है यहाँ पर है, 3 इंटू टेन 75 इंटू कॉट 75 जो कि हमारा होगा 1, एंड प्लस 2 10 45, 10 45 का तो वैल्यू हमारे पास
टेबल से मिल जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है हमारा, वहाँ से tan 45 का वैल्यू मिल जाता है। और वो हमारे पास कितना है, देखो tan हमारा यहाँ पर ये है और 45 हमारा ये, tan 45 का वैल्यू कितना है 1। ये वैल्यू हम सीधे सीधे उठा करके यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, 2 × 1। देखो 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, कितना बार 5 3 8 2 10। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 5 3 8 प्लस 2 बराबर 10। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने इसमें क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एंगल को कन्वर्ट किया है। और जो बेसिक चीज़ें थी, कौन किसका इन्वर्स होता है, कौन किसका कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, उन्हीं चीज़ को यूज़ करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन एक्चुअली जब भी पूछा जाएगा तुमसे ऐसे पूछा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, फिर इसके बाद में इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे 90 माइनस थीटा हमने अभी किया है, 90 प्लस थीटा भी पर क्वेश्चन में 90 प्लस थीटा हो गया। कई सारे होते हैं, 90 प्लस 90 माइनस, फिर इसका में 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस, फिर साथ में सबका माइनस एंगल भी होता है, जैसे साइन -45 का वैल्यू कितना होगा। ये सारी सारी चीज़ें जैसे आएंगी हम बताएंगे, और या फिर हम ट्रिग्नोमेट्री पर क्या करेंगे, एक पूरा पूरा लेक्चर बना देंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें कौन सी बेसिक चीज़ें इसमें हैं, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, या फिर क्या क्या इसमें बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का क्या क्या यूज़ है, कैसे यूज़ हमें करना है, एंगल्स को कैसे हमें चेंज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, कैसे हमें चेंज करना है, वो सारी सारी चीज़ें। यही चीज़ें हमें नहीं आती हैं ना, तो मेरे हमारे लिए जो भी मैथमेटिक्स है, ओवरऑल मैथमेटिक्स की हम बात करेंगे कि हमारा काफ़ी वीक नज़र आता है। मैथमेटिक्स का मतलब ये कि हमारा कैलकुलेशन, अगर हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो फिर हमारा मैथमेटिक्स हमेशा स्ट्रांग होगा। ये समझ लो कि कोई अगर अब ये तुमसे कह रहा है कि हमारा इंग्लिश वीक है, इंग्लिश मुझे नहीं आ रहा, तो एक्चुअली क्या कहना चाहता है, उसका कहीं ना कहीं तुम नोटिस करो कि जो ग्रामेटिक जो वर्ड है, वर्ड पावर वोकैब, वो कहीं ना कहीं हिला हुआ है। क्योंकि अगर वोकैब अच्छी है तो फिर वो ग्रामेटिकल पोर्शन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा तोड़ मरोड़ के अपना उसका मीनिंग निकाल ही लेता है। ओके। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में जिसका भी मैथमेटिक्स वीक है, उसका तुम नोटिस करो कहीं ना कहीं उसका जो कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, वो काफ़ी हिले हुए हैं। उसके बेसिक कैलकुलेशन अच्छे हैं ही नहीं, तभी वो काफ़ी उतना स्ट्रगल कर रहा है ना। और जिसका कैलकुलेशन अच्छा होता है, उसका जो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पॉइंट होती है, जिसका मैथमेटिकल ऑपरेशन है अच्छे हैं, कैलकुलेशन जिसका अच्छा है, वो सारी सारी छोटी मोटी चीज़ें क्या है बताओ, जिसको आप 14 का वैल्यू ही नहीं पता हो, जो 14 को 90 माइनस 76 नहीं लिखना जानता हो, तो उसके लिए तो ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट ही लगेगा ना, उसके लिए तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट ही लगेगा। लेकिन जो जानता है कि हम 14 को 90 माइनस 76 हम लिख सकते हैं, तो उसके लिए क्या है पहाड़ है। जो जानता है कि हम साइन थीटा को हम 90 माइनस कॉस लिख सकते हैं, उसके लिए क्या डिफिकल्ट है। तो ये सब चीज़ें जब आप कैलकुलेशन अच्छी होती हैं तभी हमें नंबर्स देखकर आइडिया लगता है कि हमें इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी ये डिफिकल्ट नहीं होता, बिल्कुल भी आसान होता है यह। ओके। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक त्रिभुज के कोण 2x 3x माइनस 8 और 5x माइनस 12 हैं। कोई हमारे पास त्रिभुज है हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। ये हमारे पास हो गया एक छोटा सा प्यारा सा त्रिभुज, ट्राई एंगल। ओके। हम इसका नाम कर देते हैं, नामकरण ABC। इसमें 3 एंगल है, किसी भी ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं, 4 नहीं होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास 3 एंगल हो गए। पहला एंगल हमारे पास है 2x है, ये हम कर लेते हैं, पहला एंगल हमारे पास 2x है। दूसरा एंगल 3x-8 है, ये वाला जो एंगल है ये वाला 3x-8 है। और ये वाला तीसरा जो एंगल बच गया वो हमारे पास 5x-12 हो गया। कितना हो गया, 5x-12। ओके। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है, त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या है, या फिर त्रिभुज के हर एक कोण की माप क्या है, या फिर सबसे छोटे कोण की माप क्या है, ये सारी सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं बहुत ही आसान आसान तरीके से। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। ओके। जैसे एंगल ए हो गया प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल को जोड़ोगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, वो हमारा निकल कर आएगा 180। ओके। तो देखो 2x प्लस ये हमारा ये वाला एंगल 3x-8, 3x-8 एंड प्लस ये हमारा 5x-12, 5x-12, ये हमारा कितना होगा 180 होगा। ओके। 3 2 5, 5 10, जो भी x वाले नंबर्स हैं उनको हम एक साथ ऐड करेंगे, जो भी वेरिएबल वाले हैं उनको हम एक साथ ऐड करेंगे। 5 3 2 5, 5 और 5 10x, ये -8 -12 कितना हो जाएगा, -20 और बराबर 180। 10x-20 बराबर 180। 10x
बराबर ये हमारे पास कितना, ये हमारा उधर जाके जुड़ेगा तो हमारे पास हो जाएगा 200। 180 में 20 है, ये माइनस है ना, उधर जाके प्लस होगा। 180 में 20 ऐड करोगे तो 200 हो जाएगा, और x बराबर हमारे पास हो जाएगा 200/10, जो कि हमारे पास होगा 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया 20। सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो, पुटअप कर दो। ये हमारे पास एंगल कितना होगा 20 दूना 40, ये कितना होगा 20 तिहाई 60, और 60 में से 8 माइनस करो कितना होगा 52। ओके, और ये कितना होगा 20 पचे 100, 100 में से 12 माइनस करोगे तो 88। अब ये बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है 88, और ये हमारा आंसर है। सबसे छोटा पूछता 40 जो 2 से हमारा था, बीच वाला पूछता 58 जो ना तो छोटा ना तो बड़ा है, डिफरेंस पूछ देता बता दो जिसका डिफरेंस पूछ दे, सबसे बड़े एंगल और सबसे छोटे एंगल का डिफरेंस 88 - 40 बराबर 48। ओके, तो हमें सबसे बड़ा एंगल पूछा गया था, दैट वाज 88, और वही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 15। हमें दे रखा है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, एक सिलेंडर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 स्क्वायर सेंटीमीटर है। सिलेंडर का आयतन क्या होगा। सिलेंडर समझ रहे हो, सिलेंडर जो तुम्हारे घर में बिल्कुल रखा हुआ है जिस पर खाना बनता है, गैस गैस, बिल्कुल वही वाला सिलेंडर। वो जिस शेप का है एक्चुअली उस शेप को ही हम सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, उस शेप में जो भी चीज़ें, जैसे हम जिस पेन से लिखते हैं वो हो गया, फिर इसके बाद में कई सारे जैसे लाइटर हो गया। ओके, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप की हैं। राइट, तो हमें क्या करना है सिंपली कि उसी के बारे में कुछ यहाँ पर डाटा दे रखा है और हमसे कुछ पूछा है। हमें दे रखा है कि ये बताओ कि उसका जो हाइट है ना, हाइट, पहले हमें यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेंडर प्लेट बना लेते हैं। जैसे मान चलो कि हमारा सिलेंडर सामान्य तौर पर है, ये हमारा एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप थोड़ा सा मैं बनाता हूँ। ये हमारा क्या एक सिलेंडर है, कुछ ऐसा ही नजर आता है ना, ये सिलेंड्रिकल शेप कुछ ऐसा ही होता हमारा, लाइक दिस। ओके, तो इसमें ये जो हाइट दे रखा है, हाइट, ये हमारा होता है एच हाइट, इसमें ये होता हमारा आर रेडियस, ये चीज़। ये बिल्कुल अगर अब इसको या ये ड्रा करोगे, ये बिल्कुल सामने से देखोगे, बिल्कुल क्रॉस सेक्शन ऊपर से, सिलेंडर का बिल्कुल ऊपर से ये चीज़ देखोगे तो ये तुम्हें सर्कुलर नजर आएगा, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, ये हमारा बॉटम और ये टॉप बिल्कुल जो होगा हमें सर्कुलर नजर आएगा। ओके, इसमें जो हमें हाइट दे रखा है, ऊंचाई, ये एच, ये हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। और ये जो किनारे वाला पोर्शन है ना, ये वाला चीज़, ये वाला, ये पूरा पूरा पोर्शन, ये कर्व एरिया, तुम अपने घर में एक टॉवल लो, टॉवल या फिर कोई भी एक कपड़ा लो, और उसे अपने सिलेंडर पूरी तरह से ढक दो, ऐसा ढक दो ताकि पूरी तरह से वो ढक ले। तो जो एरिया वो कवर कर रहा है उसी को हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी को हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया हम उसी को कहते हैं। और वो हमें दे रखा है 528 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये जो एरिया, ये हमारा कितना 528 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 528 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो कुछ फॉर्मूले इसमें होते हैं जिसको हम लिख लेते हैं। पहला इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये हमारा होता है 2 पाई आर एच। कितना होता है कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। अगला होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसका यूज हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। 2 पाई आर एच एंड प्लस, देखो ये कर्व सरफेस एरिया में जब ये ऊपर वाला सर्कुलर और ये नीचे वाला सर्कुलर, ये दोनों हम ऐड कर देते हैं ना, ऊपर वाला सर्कुलर एंड नीचे वाला सर्कुलर, तो जो हमारा निकल कर आता है वो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। और ये जो ऊपर वाला सर्कुलर है उसका एरिया कितना होगा, वो हमारा होगा पाई आर स्क्वायर। 1 पाई आर स्क्वायर ये और 1 पाई आर स्क्वायर ये, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास में हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं 2 पाई आर इसमें से कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई आर हम ऊपर इन दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई आर यहाँ से हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एच, एंड 2 पाई आर हमारे यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो हमारा होगा आर। यानी कि टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला निकल कर आता है, टोटल सरफेस एरिया, वो होता है हमारा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तीसरा हमारा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमारा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें ये तीन फार्मूला बेसिकली याद करना है क्योंकि इन पर क्वेश्चन बनते हैं, और बेसिकली यही तीनों मेन मेजर फार्मूले हैं। ठीक है, मेजर फार्मूला हमारे यही हैं तीनों, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आर जो है ना रेडियस है, ये आर जो हमारा ये रेडियस है, ये वाला रेडियस जो सेम होता है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सेम होता है। ये हमारा पाई फिक्स है, 2 फिक्स है, एच जो हमारा होता है ये हमारा हाइट होता है।
ओके, तो जो जो चीज़ें दे रखी हैं और जो चीज़ें पूछी गई हैं, हम इन चीज़ों को आप लिखते हैं। एच हमारा कितना 14 सेंटीमीटर। हमें दरअसल पाई, सॉरी पाई का तो वैल्यू हम जानते ही हैं, लगभग 22.7 होता है या फिर लगभग 3.14 होता है। टू का वैल्यू हम जानते हैं, टू तो टू है, फिक्स है। हमें एच और आर ये दोनों चीज़ें पता चल जाएं तो हम वॉल्यूम, इसका जो सिलेंडर होता है इसका कुछ भी पता कर सकते हैं। उसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम हो गया, कुछ भी हमें पता करना हो तो वो हम पता कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, ओके। तो देखो, हमें एच कितना दिखा 14, ऊंचाई 14 है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो मैं पाई आर, 2 पाई आर एच दे रखा है, 2 पाई आर एच, ये हमें कितना देखा है 528। और हमसे पूछा गया वॉल्यूम, हमसे ये वॉल्यूम इसका पूछा गया है, सिलेंडर का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम हमसे पूछा गया है। ओके, तो देखो वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22.7 इंटू आर, आर का वैल्यू हमें पता करना है, एंड इंटू एच का वैल्यू हमें कितना दिखा है 14 इज इक्वल टू 528 स्क्वायर सेंटीमीटर। वॉल्यूम पता करने के लिए हमें आर ही तो चाहिए था ना, क्योंकि हम एच तो दे रखा है, पाई का वैल्यू हम जानते हैं, एंड आर का वैल्यू हमें पता चल जाए तो इसका हम वॉल्यूम आसानी से बता सकते हैं, है ना। तो चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, टू का हम टू ही रहने देते हैं, हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 11 दूना के 22, 11 चौक 44, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 11 चौक 44, 8 बचे, 11 बटे 88, 11 बटे 88 48 हो गया। सॉरी, 2 दूना के 4, दूना के 8, यानी कि 8 आर बराबर 48। 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा होगा 6, आर इज इक्वल टू कितना हो गया 6। इसका जो रेडियस हमारा निकल कर आ गया वो हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। ओके, अब हमसे पूछा गया इसका वॉल्यूम, कि वॉल्यूम बता दो कितना होगा, तो वॉल्यूम बताओ कितना होगा वॉल्यूम, दैट इज अवर पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22.7, आर का वैल्यू हमने 6 पता किया है, 6 इंटू 6, एंड इंटू एच हम हमारे पास 14 दे रखा है। तो 22.7 इंटू 36, 6 6 जा 36, और ये होगा 14, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, ये होगा 36 दूना 72, 72 इंटू 22, मल्टीप्लाई करो, 7 दूना के मल्टीप्लाई करो ना, यहाँ पर 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, 144, यहाँ पर होगा 4 4 4 8, 4 एकम 5, ये हमारे पास 1584 इज अवर करेक्ट आंसर। 1584, 1584 इज अवर राइट आंसर। इज इट क्लियर? 1584 क्यूबिक सेंटीमीटर इज अवर आंसर। जो भी वॉल्यूम आता है, देखो किसी चीज़ का लेंथ अगर जब है तो वो यूनिट में होता है, जैसे इसका हाइट है वो सेंटीमीटर में था, रेडियस सेंटीमीटर में था। ओके, फिर उसका जो एरिया होता है, एरिया वो होता है स्क्वायर यूनिट में। ये जो एरिया था इसका, जो कर्व सरफेस एरिया हो गया या फिर टोटल सरफेस एरिया होगा, वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा या फिर स्क्वायर मीटर में होगा, जो भी चीज़ होगा। वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, क्यूबिक यूनिट। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा क्यूबिक सेंटीमीटर में होगा, देखो यहाँ पर यह चीज़ 1584 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये चीज़ कभी मिस ना करना, ऐसा ना हो कि तुम वॉल्यूम जो कि सेंटीमीटर में बता रहे हो, फिर उसके बाद में वॉल्यूम वॉल्यूम सेंटीमीटर में बता रहे हो, और उसका लेंथ जो हो गया वो क्यूबिक में बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये बात ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, और जो लेंथ होता है वो क्या होता है हमारा सिंपली यूनिट में होता है, क्योंकि उसमें डायमेंशंस ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका लस 231 से छोटी संख्या क्या होगी। देखो दो संख्याएं हमारे पास में, संख्या नंबर 1 और संख्या नंबर 2। इन दो संख्याओं का जो अनुपात है वो है 3:7, यानी कि पहली संख्या 3 यूनिट है तो दूसरी संख्या 7 यूनिट है। तो और इनका लसा जो दे रखा है वो दे रखा है 231, छोटी संख्या क्या होगी, उनका एलसीएम जो दे रखा है हमारे पास, एलसीएम एलसीएम वो हमें दे रखा है 231। तो बताना है छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि जो 3 वाला है ना वो संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो बताओ कैसे बताओगे। हम क्या कहते हैं, लेट से वो संख्याएं 3A एंड 7A रही होंगी, 3A एंड 7A रही होंगी, 3A एंड 7A रही होंगी। ओके, ये बताओ इनका एलसीएम कितना होगा। इनका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, इनका अगर तुम एलसीएम पता करना चाहो तो क्या होगा ये बताओ। एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि जो चीज़ें कॉमन होती है उसको हम एक बार लिखते हैं, उसको एक बार लिखते हैं, और जो चीज़ें कॉमन नहीं होती हैं उनको भी हम एक एक बार लिखते हैं।
जैसे 3 यहाँ पर तो है लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, 3 हम एक बार लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई 7 यहाँ पर है लेकिन 7 यहाँ पर नहीं है, 7 को हम एक बार लिखेंगे। ओके। और यही हमें एलसीएम दे रखा है 231 के, 231 के इक्वल दे रखा है। तो ये तो ए कितना होगा, ए मारा होगा 7 3 21, तो हमारे पास में है 231 और बटे 7 3 21, यानी कि 7 × 3 लिख लो। ओके। मल्टी डिवाइड करोगे तो 3 7 3 21, 3 7 ये हमारे पास 33 होगा और ये हमारे पास 11 होगा। ए का जो वैल्यू हमारे पास होगा 11। ए का वैल्यू 11 होगा तो बताओ छोटी संख्या हमारी कितनी होगी। छोटी संख्या हमारे पास 3 है, 3 × 11 एंड दैट इज 33। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। लेट्स हमारे पास बड़ी संख्या पूछा था, तो बड़ी संख्या के लिए हम 7 ए का वैल्यू पता करते हैं। ए का वैल्यू में पता चल चुका है 11, 7 से मल्टीप्लाई करते थे यानी 77 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 17, किसी समचतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है। एक हमारे पास समचतुर्भुज है, रोम्बस। रोम्बस समझते हो क्या होता है। रोम्बस कुछ ऐसा शेप होता है, देखो जस्ट लाइक दैट। ए, ये होता है हमारे पास रोम्बस। इसका हम नेमिंग करते हैं ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास रोम्बस है। इसमें भी 4 एंगल्स होते हैं। कोई भी अगर 4 साइडें हैं तो जाहिर सी बात है 4 एंगल भी होंगे। जितनी साइडें होती हैं उतनी एंगल होते हैं। जैसे मान चलो ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड है तो 3 एंगल, चतुर्भुज में 4 साइड है तो 4 एंगल, पंचभुज में 5 साइड है तो 5 एंगल, उसके बाद में खटभुज आता है उसमें 6 साइड है तो 6 एंगल। उस तरह से जितने साइडें उतने एंगल। तो ये सम चतुर्भुज जो है, इसमें चतुर्भुज में नाम में ही चतुर्भुज छिपा हुआ है। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला। ठीक है, तो इसमें जो एंगल का रेशियो दे रखा है वो 3 आसन्न कोण। इसमें इसकी विशेष बात, कुछ विशेषता, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। हम उनको पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला ये होता है कि ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये वाला एंगल जो होगा एक्स होगा मान लेते हैं, तो ये वाला भी हमारा एक्स होगा। ये वाला जो एंगल होता है आमने सामने के, ये दोनों एंगल, ये दोनों भी एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेट से हमारा ये वाई रहता तो ये भी हमारा वाई ही रहता। लेकिन ये कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। एक्स और वाई इज नॉट इक्वल टू 90, क्योंकि ये जैसे 90 होगा ना, ये जैसे 90 होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस में सभी साइडें एक दूसरे क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। समझ रहे हो बात को। रोमबस के जितने भी साइड हैं, साइड नंबर ए बी हो गया, बी सी सी डी एंड डी ए, ये चारों के चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। गेटिंग माय पॉइंट। ये चारों के चारों साइडें इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट नो एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि जैसे 90 डिग्री होगा ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है दो आसन्न कोणे। आसन्न कोण यानी कि दो बगल, अगल बगल वाली, दो अगल बगल वाली कोणे कितने हैं, 3:6। इसको हम कह लेते हैं, ये कि हम 3:6 नहीं बल्कि 1:2 कर लेते हैं। 3:6 जो है इसको हम 1:2 कर लेते हैं। ये हमारा 1 होगा और ये 2, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। हम सिंपली ये कह लेते हैं कि जो एंगल है ये 1 2, हम इसको एक्स कह लेते हैं, इसको हम 2x कह लेते हैं। ये हमारा 1x हो गया, हमारे पास 2x हो गया, यानी सिंपली हमारे पास x एंड 2x है। एक्स एंड 2x, इन दोनों का अब ध्यान से समझो कि कोई भी चतुर्भुज अगर जब है, लेट से हमारे पास कोई भी चतुर्भुज है, तो उसके सारे के सारे जो एंगल होते हैं, एंगल ए बी सी डी, सारे के सारे जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। सारे के सारे एंगल का सम हमारा जो होता है वो हमारा होता है कितना, 360, 360 एंगल, 360 डिग्री होता है। चारों की चारों साइडें चारों के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई कितना होगा हमारे पास, 360 होगा। कैसे पता करेंगे। अगर मान चलो कि तुमसे पूछ दे कि 10 साइड वाला कोई हमारे पास शेप है, कोई कोई शेप है, ये बताओ कि उसके सभी एंगल का सम कितना होगा। ठीक है, तो कैसे पता करोगे, उसको बताना होगा, तो कैसे बताओगे। सॉरी यार, गले में कुछ फंसा। ओके, तो उसको हमें पता करना होगा, तो कि हमें कैसे पता करेंगे। तो n-2 × 180 हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला देख लो, n-2 × 180, n-2 × 180, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। अगर n इज इक्वल टू हम 3 कर दें तो 3 - 2 × 180, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 हो जाएगा, एंड इंटू 180, जो कि 3 - 2 × 180, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 इंटू 180, जो कि हमारा होगा आंसर 180। n का वैल्यू 4 पुटअप करो, 4 इन -2 × 180,
4 में से 2 माइनस करेंगे 2 इंटू 180 और वो होगा हमारे पास 360। मतलब एक ऐसा आकृति जिसके 4 साइडें हैं उसके सभी एंगल का सम कितना होगा 360। 10 पूछ देता तो 10 पुटअप कर दो, 10 - 2, 10 में से 2 माइनस करोगे 8 और 18 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1440। वो हमारे पास हो जाएगा उतना सारे के सारे एंगल का सम। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, रोम्बस है, 4 साइडों वाला एक चतुर्भुज है। तो इसके सभी एंगल का सम कितना होगा, वो हमारा होगा 360 डिग्री। अब ये x है तो ये भी x है, ये 2x है तो ये भी 2x है। x x 2x 2x, x प्लस 2x प्लस 2x, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये एक्स एक्स ये 1 2 2 4 2 6, 6x कितना होगा 360, x कितना होगा 360 में 6 से भाग दोगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 60। x का वैल्यू कितना होगा 60। और यही तुमसे पूछा था सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा, क्योंकि जैसे ये तो सबसे छोटा हो गया, इसके बाद में ये बड़ा 2x हो जाएगा, तो हमारा तो 2x मतलब 2 × 60 दैट इज 120, 120 हो जाएगा। ये तो बड़ा एंगल हो गया ना, छोटा एंगल कितना होगा 60, और ये हमारा हो गया क्या आंसर। जो सबसे छोटा एंगल होगा वो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। और साथ में हमने तो ये चीज़ पता किया ना, एक चीज़ और भी ध्यान रख लो कि जो आसन्न कोण है यानी कि जो बिल्कुल अ, इसमें एडजेसेंट एंगल्स हैं, आसन्न कोण हैं, इनका सम 180 होता है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे कि x+2x इज इक्वल टू 180, डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 हुआ था, x का वैल्यू हमारे पास 60 हुआ था, और ये हमसे पूछा गया था जो था हमारा आंसर 60 डिग्री। गेटिंग अ पॉइंट। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर लो, काफ़ी हेल्पफुल फार्मूला है यह। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 सही 2/3 प्लस 0.73 माइनस 3.123 का मान किसके बराबर होगा। ये हमें आंसर दे रखे हैं कि इसका वैल्यू हमें बताना कितना होगा। तो ये तो बताओ कि हमारे पास 5 2/3, 5 से 2/3, ये हमारा दे रखा है 5, 5:2, 5:3 प्लस 0.73 एंड माइनस 3.123, ये हमारा दे रखा है क्वेश्चन। इसी का वैल्यू में बताना है कितना होगा। तो इसको ये वाला जो चीज़ नहीं, ये वाला चीज़, इसको हम 5+2/3 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम 5 या 15 + 2 17, इसको हम डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई इसमें और ये ऐसे, यानी कि इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका ये भी है। फिर प्लस 0.73 हो गया एंड माइनस 3.123, ये चीज़ हो गया। सिंप्लीफाई करो, 5 तो हम रहने देते हैं, 2 में 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.66, ऐसे 6 6 छः 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 ऐसे बढ़ते चला जाता है। हम क्या करते हैं टर्मिनेट करके इसको 7 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस 0.73 हो गया एंड माइनस 3.123 हुआ। कैलकुलेशन कर लो, कुछ भी इसमें नया है ही नहीं, बेसिक कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5 को इसमें जोड़ोगे तो 5.667 हो गया, इसमें 0.73 भी ऐड कर दो, 0.73 ये हो गया। इसमें ऐड करके देख लो कितना होगा, अरे जो भी होगा इसमें आंसर पता कर लेना कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इसका कैलकुलेशन कितना होगा, पता कर लेना। सिंपली इसमें प्लस माइनस से तो करना है, कुछ नया तो इसमें करना नहीं है। ये कुछ नहीं दे रखा है तो इसको हम जीरो मान सकते हैं, है ना। कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसको हम जीरो मान सकते हैं, जो भी होगा हम इसको मान करके कैलकुलेशन कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। देखो, एक कक्षा है, क्लास है कोई, इसमें 50 गर्ल्स हैं और जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं 70 हैं। 50 गर्ल्स एंड 70 बॉयज़, लड़कियां 50 और लड़के 70। इसमें से क्या होता है कि 40% लड़कियां, 40% लड़कियां और 50% लड़के एक कार्यक्रम में गए, एक कार्यक्रम में जाकर के शामिल हुए, ठीक है। तो बताना हमें कि कितना प्रतिशत हिस्सा जाकर के कार्यक्रम में शामिल हुआ, टोटल कितना प्रतिशत हिस्सा जाकर, देखो 50 लड़कियों में से 40% लड़कियां कार्यक्रम में शामिल हुई, 70 लड़कों में से 50% लड़के कार्यक्रम में शामिल हुए। तो हमें बताना है कुल मिला जुला करके कितने प्रतिशत, यानी कि टोटल क्लास का कितना प्रतिशत जा करके उस कार्यक्रम में शामिल हुआ, हमें ये चीज़ बताना है, ठीक है। देखो, इसको भी सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, जो बेसिक बिल्कुल जानता है,
जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता वो भी बहुत ही आसानी से इसको पता कर सकता है। अरे 40 का 50 का तुम 40% निकाल देना, जो भी होगा फिर प्लस कर देना 70 का 50%, उन दोनों को ऐड कर देना, इन दोनों को जोड़कर डिवाइड कर देना, क्योंकि टोटल में से हम परसेंट निकालेंगे ना। टोटल नंबर तो 120 हो जाएगा, 50 + 70 जो हमारा होगा टोटल 120, वो हमारा टोटल टोटल नंबर हो जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ उसको। 50 × 40, 50 का 40% कितना होगा? 50 का 40% प्लस 70 का 50% और अपॉन टोटल 7 5 12 120 हो जाएगा, और इंटू 100%। सिंप्लीफाई कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसे करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी खींचता है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है इसमें कैलकुलेशन करोगे तो टाइम। हालांकि जिसका कैलकुलेशन बढ़िया है उसके लिए भी ये कुछ भी नहीं है। जिसकी कैलकुलेशन अच्छा है उसके लिए ये पहाड़ है क्या? बिल्कुल पहाड़ नहीं है। वो तो समझता नहीं कि किस तरह से, वो तो 50 का 40% निकला तो तुरंत बता देगा कि 20 होगा। 70 का 50% जैसे निकालेगा तुरंत बता देगा 35 होगा। ठीक है, तो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है उसको पापड़ बेलने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो काफ़ी आसान है। जिसकी कैलकुलेशन हिली हुई है उसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और इसी को तमाम तरीके के ट्रिक वगैरह जो की ज़रूरत पड़ती भी है। जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है वो थोड़ा हमारा जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं उनपे भी अपना कैलकुलेशन स्किल दिखा करके क्वेश्चन को फास्ट सिंप्लीफाई करके आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलो फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम इसको जो सॉल्व करेंगे किसी और मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी हमें इस तरह से पूछा है ना, तो जो एक्चुअल नंबर होते हैं, जैसे हमारे जो एक्चुअल नंबर है, कितना एक्चुअल नंबर है? 50 और 70। जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो एक्चुअल नंबर है वो हम देखते हैं कितना है। लड़कियां एक्चुअली कितनी है? 50 हैं। लड़के कितने हैं? 70 हैं। तो हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब भी परसेंटेज पूछा जाता है तो एक्चुअल नंबर का उसमें कोई भी रोल नहीं होता। हम इनका रेशियो ले सकते हैं। ये हम डिवाइड कर देंगे, 5:7 हो गया। अब हम जो भी ऑपरेशंस करेंगे वो 5:7 पर ही करेंगे। ठीक है, 5:7। अब हम ये मान लेते हैं कि 5 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं केवल। 5 लड़कियों का 40%, 7 लड़कों का 50%, हम बस अब ये मानेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इस 50 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। एक और मेथड, यानी कि अभी मैं ये मेथड बतला रहा हूँ, लेकिन एक मेथड इसके बाद में हम और भी डिस्कस करेंगे जिससे हमें सॉल्व करना है, जिसको हमें रियल में एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है, तो 5 चौको 20, ये हमारा होगा 5 का 40 पर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 चौका 20, 200। फिर प्लस 7 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 350 बटे ये 7 5 12, और ये हमारा होगा क्या आंसर। ये हमारा क्या होगा, जो भी इसको सिंप्लीफाई करोगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जो भी हमारा आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे आसान जो तरीका हमें फॉलो करना है एग्जाम में, अब हम उसे देखते हैं। हमें क्या करना है, इसमें वेटेड डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगाना होता है। वेटेड डेविएशन क्या होता है इसमें, कि हम मान लेते हैं कि पूरी कक्षा जो रहेगी ना, पूरी कक्षा, इसकी जो परसेंटेज रही होगी ये एक्चुअली एवरेज का क्वेश्चन आ जाता है आपका। ये जो क्वेश्चन आपका है ये एवरेज का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। कई सारी चीज़ें जो आप पढ़ोगे, मैं आगे जब सब्जेक्ट वाइज जब इसके मैं क्लास लूँगा तो बताऊँगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद में वेटेड डेविएशन क्या होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम ये सब चीज़ अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए समझ लो कि ये एवरेज का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। हम ये कह लेते हैं कि टोटल जो कक्षा का एवरेज रहा होगा, या फिर जो टोटल परसेंटेज रहा होगा वो 40 रहा होगा। कितना रहा होगा? 40 रहा होगा, 40% रहा होगा हमारा टोटल। ठीक है, अब ये बताओ कि 40 से ये कितना ज़्यादा है? 40 से कितना ज़्यादा है? तो कहोगे 10 ज़्यादा है। 10 ज़्यादा ना, उसी 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 ज़्यादा है एंड इंटू 7। और ये जो है ना, इसको सभी में डिवाइड कर दो, यानी जो पूरी कक्षा है, पूरी क्लास है, उसमें सभी नंबर से डिवाइड कर दो। पूरी कक्षा कितने की है? 7 5 12 की है। 7 5 12 की है, और हमें इसी से डिवाइड कर देना है। जो हमारा होगा ये आंसर होगा बस। 40% प्लस 10 × 7/12। और ये जो हमारा निकल कर आएगा ये हमारा क्या है, आंसर है। सिंप्लीफाई करो, 40 तो हम रहने देते हैं 40%, या फिर प्लस ये हमारा होगा 5, ये होगा हमारा 6, 7 × 5 = 35 और बटे 6। कितना होगा? सिंप्लीफाई करोगे तो 6 × 5 = 30, फिर 6 × 8 = 48, 5.8 समथिंग होगा, राइट। 5.8 ऐड करोगे तो 45.8 अप्रोक्सीमेटली होगा, 48 45.8 अप्रोक्सीमेटली होगा। और ये नियर है
लगभग पूछा गया ना, लगभग कितना प्रतिशत है, तो ये हमारा 46 के नियर भी है, 46 के लगभग हमारा आंसर है। ओके, 46% इज अवर राइट आंसर। तो इसमें क्या है ना कि वेटेड डेविएशन का एक कॉन्सेप्ट लगता है, वही चीज़ है इसमें। और ये परसेंटेज में जब भी पूछा जाता है तो हमें रियल वैल्यू लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़े हम। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? देखो, एक धनराशि है, कोई भी हम कह लेते हैं कि कोई भी धनराशि हमारा रहा होगा एक्स, कुछ भी हम कह लेते हैं, कुछ भी रहा होगा, उस पर 10% यानी कि आर जो रहा होगा 10% की दर पर क्या करता है, ब्याज लगाया जाता है। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है। जो एस आई निकल कर आता है वो 500 रुपये निकल कर आता है। एस आई जो हमारा निकल कर आता है सिंपल इंटरेस्ट, वो हमारा 500 रुपये निकल कर आता है। तो इसी पर हमें सी आई पूछता है, यानी कि समान प्रिंसिपल पर पैसा यही है, रेट यही है, समय यही है, तो बताओ इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना रहा होगा, हमसे ये चीज़ पूछा गया है। ठीक है। चलो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। दरअसल एस आई एंड सी आई के सवाल ऐसे ना जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, और कई सारे कॉन्सेप्ट की वजह से इनको सॉल्व करने का मेथड भी कई सारे हैं। 5 से 6 मेथड समझो कि आराम से इसमें निकल कर आते हैं कि किस मेथड से सिंप्लीफाई करो, किस मेथड से सिंप्लीफाई नहीं करो। और ऐसे में कौन सा मेथड, जैसे कि ये डाटा पर भी डिपेंड करता है कि क्या क्या हमें डाटा दे रखा है, क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, तो उसकी वजह उसके हिसाब से हम मेथड अपना अप्लाई करते हैं। हम फिलहाल के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो होगा वो होगा ट्री मेथड। ठीक है। हालांकि ट्री मेथड के अलावा भी कई सारे मेथड हैं, 20 20 ये 10 10 20 और 21 21, 1%, एक 20 का वैल्यू हमारे पास 500 है, तो 21 का वैल्यू कितना, वो भी एक मेथड है। वो भी हम जो कि एक जैसे कि सक्सेसिव इंक्रीज वाला हो गया, वो भी मेथड हम दे सकते हैं। फिर इसका में मल्टीप्लाई करके जो होता है, जैसे कि देखो 10% है ना, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, 1/10। तो हम पहले ट्री मेथड ही देख लेते हैं, फिर 2 3 मेथड जो भी है उसको भी हम देखने की कोशिश कर लेंगे कि कैसे कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया क्या है कि ट्री मेथड ही अप्लाई कर लो, कोई बहुत ज़्यादा सोचने की समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो देखो 1/10 हमने क्या किया, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो जो डिवाइड जो डिनोमिनेटर में होता है 10, इसी का हम स्क्वायर करते हैं कि जो भी पावर, ये जो भी टाइम होता है उतना हम करते हैं। जैसे मान चलो टाइम 3 होता तो इसका हम क्यूब करते हैं, टाइम 4 साल होता तो इसका हम पावर 4 करते हैं, टाइम 2 साल है तो इसका हम पावर 2 कर देते हैं। ठीक है। तो ये होगा हमारा 100, और यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल है। ये 100 जो है ये हमारा प्रिंसिपल यूनिट है। ये 100 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअली हमारा प्रिंसिपल यूनिट है, कि हमारा 100 यूनिट प्रिंसिपल है। ठीक है। ओके। तो अब ये 100 का हमें 10%, पहले साल इसका 10% निकालना है, और दूसरे साल भी इसका 10% ही निकालना है। तो ये बताओ 100 का 10% कितना होगा, तो कहोगे 10 होगा। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। ये 10 और 10 ये जो दोनों है ना, ये हमारे हैं सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। फिर दूसरी बात, अगली बात ये है कि अगले साल जो होगा, दूसरे साल, पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, और वही हमारा होता है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, वही तो हमारा था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 10 का भी 10% कितना होगा, 1 होगा। 10 का 10% 1 होगा, 10 का 10% निकालो ना यहाँ पे, 10 का 10/100, डबल जीरो कैंसिल, हमारे पास आंसर होगा 1। ये हमारा होगा 1 यूनिट। तो ये जो 10 और 10 ये दो हो गए हमारे 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट हो गए, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट हो गए। और 10 + 10 + 1, 21, 10 10 20 और 21, ये जो होगा ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और ये जो 1 होगा, ये जो हमारा 1 है, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। ठीक है। इसमें तुम 10 देखोगे, ये जो 10 लिखा है ना, 10, ये हमारा एक्चुअली पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी। हमने क्या यहाँ कि हम ये कह सकते हैं कि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। तो चलो, सिंपल इंटरेस्ट कितना यूनिट है, हम कहेंगे 10 और 10 20 यूनिट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट है, 10 10 20 और 1 21 यूनिट है। तो हमें बस ये बताना है कि 20 का वैल्यू कितना है, 500, 20 का वैल्यू कितना है, 500, तो 21 का वैल्यू बताना है कितना होगा। ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 25, फिर 25 से कम 25, 25 × 50 और 2 52, 525, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, 525 इज और करेक्ट आंसर। तो बस हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। परहैप्स जो भी बताया गया होगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए तो एक बार आप वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख सकते हो।
जो भी डाउट हो उसमें आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, ताकि हम उसको फिर से देख सकें और उसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है। तो आप क्या करो कि जो भी अपकमिंग एग्जाम का एनटीपीसी होने वाला है, उसमें प्रीवियस ईयर के जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको आप सिंप्लीफाई करो, और प्रैक्टिस में बिल्कुल भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में कमी हुआ तो समझ लो कि आप सिलेक्शन से उतने ही अपने दूर जा रहे हो। और बाकी हम इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, पहला इसका हमारा बिल्कुल पहला लेक्चर है यह, दूसरा लेक्चर भी 1 से 2 दिन में आ जाएगा। और फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम सारे सारे जो भी क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे हेड। थैंक यू।